नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि हमारी जो एडवांस सीरीज है वो चल रही थी, बीच में कुछ दिन का गैप आया, तो सभी उस सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। और हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लासेज को। तो हमारा जो न्यूरोमस्कुलर जो स्केलेटल सिस्टम है दोस्तों, वो चल रहा था। जो बीच के अंदर जो गैप आया है जिसके कारण आपको परेशानी हुई, मैं उसको कोशिश करूँगा उसको फिल करने की। और कुछ क्लासेस मैं ऐसे भी लेके आऊँगा बीच बीच में, जिनमें जो क्वेश्चन है 10 की जगह कितने रहेंगे, 20 रहेंगे, ताकि जो बीच का जो गैप है वो मैं आपका पूरा कर दूं, जो आपको परेशानियां हुई हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्लाइंट रिलेटिव आस्क द नर्स। एक क्लाइंट का रिलेटिव है जो नर्स से पूछता है कि व्हाट इज कैटरैक्ट, कि कैटरैक्ट क्या है। व्हाट एक्सप्लेनेशन शुड द नर्स प्रोवाइड, तो नर्स को क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। पहला है कि ओपेसिटी ऑफ द लेंस होता है ये, कि लेंस की ओपेसिटी को कैटरैक्ट बोलते हैं। या फिर जो कॉर्निया है उसके ऊपर जो कॉर्निया जो लेयर है, जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसके ऊपर एक लेयर और आ जाती है, उसे बोलते हैं। या फिर जो प्यूपिल जो होता है दोस्तों, उसका क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, क्रिस्टल बन जाते हैं उसके अंदर। या फिर इंक्रीज हो जाता है क्या, डेंसिटी ऑफ द कंजक्टिवा। कंजक्टिवा जो लेयर है उसके अंदर क्या हो जाती है, डेंसिटी उसकी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो इनमें से क्या कोजेज। चलो हम बात करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कैटरैक्ट की, तो कैटरैक्ट जो है ये एक डिसऑर्डर ऑफ लेंस है। जो ह्यूमन जो लेंस है दोस्तों, अगर हम उसकी बात करें तो वो बिल्कुल क्लीन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इलास्टिक होता है और बाई कॉन्वेक्स होता है। ये हमारा ह्यूमन लेंस होता है। लेकिन एक्चुअली में दोस्तों ये अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाए, किसी भी कारण से अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाता है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कैटरैक्ट के नाम से जानते हैं। लेंस जो होता है उसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके बाहर बाहर वाली जो लेयर है दोस्तों, वो कैप्सूल कहलाता है। कैप्सूल के बाद में एक लेयर आती है जिसे हम एंटीरियर एपिथेलियम बोलते हैं, एंटीरियर एपिथेलियम। और अंदर की जो स्ट्रक्चर आती है दोस्तों, उसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ये एंटीरियर जो एपिथेलियम है या इसके अंदर सब्सटेंस होता है, ये इस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ये जो लेयर है क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये जो लेयर है ये सब्सटेंस बनाने में क्या करती है दोस्तों, हेल्प करती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये जो सेल्स जो होती है दोस्तों, ये यहाँ पे क्या होने लग जाती है, इनका डीजनरेशन होने लग जाता है। और डीजनरेशन होकर ये यहाँ पे क्या होने लग जाती है, कलेक्ट होने लग जाती है। साथ में ही यहाँ पे पाए जाने वाले जो प्रोटीन है दोस्तों, उस प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन होने लग जाता है। तो डीनेचुरेशन या डीजनरेशन होने लग जाता है प्रोटीन का, जिसके कारण जो लेंस है दोस्तों वो क्या नहीं रह पाता है, ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाता है। और जब लेंस ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा तो इसे हम बोलते हैं ओपेसिटी ऑफ द लेंस। जब लेंस दोस्तों बिल्कुल क्लीन रहता है तो लाइट रेज जब यहाँ से जाती हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से जा सकती है यहाँ से और रेटिना के ऊपर गिरती हैं। बट अगर लेंस ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाएगा तो उस प्रकार से जो लाइट रेज है वो नहीं पहुंच पाती हैं प्रॉपर अमाउंट के अंदर। इसके कारण जो विजन जो होता है दोस्तों, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। विजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, विजन कम हो जाता है। तो कैटरैक्ट क्या है, कैटरैक्ट इज द ओपेसिटी और क्लाउडीनेस ऑफ द लेंस। जो लेंस है दोस्तों वो क्लीन नहीं रह पाता, क्लाउडीनेस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड कैटरैक्ट। ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कैटरैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो लेंस है उसका ओपेसिटी नहीं रहना और क्लाउडीनेस हो जाना, ठीक है, सॉरी ओपेसिटी हो जाना मतलब कि उसका क्लियर नहीं रह पाना, ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाना, ओपेसिटी कहलाता है। या फिर उसका क्या हो जाना, क्लाउडीनेस हो जाना, उसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, कैटरैक्ट के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके कोजेज की बात करें कि कैटरैक्ट क्यों होता है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि ओल्ड एज होता है, ओल्ड एज के अंदर सेल डिजनरेट होने लग जाती है। तो ओल्ड एज ये मोस्ट कॉमन कोज है ये, ठीक है, मोस्ट कॉमन जो कोज होता है कैटरैक्ट का वो क्या होता है, ओल्ड एज होता है। और ओल्ड एज के अंदर होने वाला जो कैटरैक्ट है उसे हम सेनाइल कैटरैक्ट के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, सेनाइल कैटरैक्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे मैटरनल रूबेला है, मदर को अगर रूबेला हो गया तो बच्चे के अंदर भी होने के चांसेस कैटरैक्ट के होते हैं, उसे हम कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट के नाम से जानते हैं। अगर मदर को रूबेला है तो बच्चे के अंदर भी होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों डायरेक्ट कोई भी इंजरी हो लेंस पे या पेनिट्रेशन हो, इंजरी और पेनिट्रेशन टू द लेंस या ट्रोमा, पेनिट्रेशन या फिर ट्रोमा टू लेंस है, वो भी एक इसका रीजन है। इसके अलावा दोस्तों अल्ट्रावायलेट जो सनलाइट के अंदर जो रेज प्रेजेंट होती है, यूवी रेज, उसके कारण भी हो सकता है। या फिर रेडिएशन जो है वो भी इसको कोज करवाता है, रेडिएशन भी कोज करवाता है। इसके अलावा सिस्टेमिक जो कोर्टिकोस्टेरॉइड है वो भी कोज करवाती हैं,
सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी क्या करवा सकती हैं, कैटरेक्ट करवा सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कैटरेक्ट क्या क्या कोज करवा, एक डायबिटीज मेलाइटस के कारण भी हो सकता है, या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर भी कैटरेक्ट होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं दोस्तों, कैटरेक्ट के कोजेज होते हैं। अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें कि कैटरेक्ट में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो ब्लड विजन देखने को मिलेगा। विजन मतलब क्लीन नहीं रहेगा, साफ नहीं रहेगा, तो ब्लड विजन या फिर डिक्रीज्ड विजन, विजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डबल विजन भी देखने को मिल सकता है, डिप्लोपिया बोलते हैं जिसे हम, डिप्लोपिया, दो चीजें दिखाई देने लग जाती हैं एक की जगह, तो वो डबल विजन भी कहलाता है। डिप्लोपिया भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ग्लेयर देखने को मिलेगा, लाइट का फोकस जो है वो एकदम से सहा नहीं जाता है, ठीक है, तो वैसा भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि ग्लूकोमा में देखने को मिलता है कलर हेलोज, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसके चारों तरफ लाइट सी दिखाई देती है, कलर दिखाई देते हैं, तो उसे किस नाम जानते हैं, कलर हेलोज के नाम से जानते हैं। तो ये भी दिखाई दे सकता है। तो ये सभी क्या आते हैं इसके अंदर, क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशन है वो दिखाई देते हैं। अगर हम इसके डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज और बताऊंगा मैं आपको। एक इसके अंदर 3 चीजें करते हैं हम, एक विजुअल एक्यूटी टेस्ट, विजुअल एक्यूटी टेस्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम क्या करते हैं इसके अंदर, स्लिट लैंप माइक्रोस्कोपी टेस्ट करते हैं, स्लिट लैंप माइक्रोस्कोपी टेस्ट, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। और एक ग्लेयर टेस्ट भी करते हैं कि कहीं पेशेंट को ग्लेयर तो प्रेजेंट नहीं है। जैसे आपके सामने गाड़ी आती है ना, जो रोशनी एकदम से आपको परेशान कर देती है, वो कहलाता है ग्लेयर, ठीक है। तो ग्लेयर तो प्रेजेंट नहीं है, वो भी देखने को देखते हैं हम इसमें। अब हम बात करते हैं दोस्तों विजुअल एक्यूटी टेस्ट की। विजुअल एक्यूटी टेस्ट, अगर हम बात करें विजुअल एक्यूटी टेस्ट की, तो आप सबने करवाया हुआ होता है ये। जैसे आपके सामने एक बोर्ड रख देते हैं और 6 मीटर की दूरी पे आपको बैठा देते हैं और फिर आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो वही टेस्ट क्या कहलाता है, विजुअल एक्यूटी टेस्ट कहलाता है। तो इसमें अक्सर लिखे हुए रहते हैं ठीक है। जैसे सबसे पहले बड़े बड़े अक्षर लिखे रहेंगे, एग्जाम्पल के लिए रूप में लिख देते हैं। इस चार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, सिनेलन चार्ट के नाम से जानते हैं, सिनेलन चार्ट बोलते हैं इसको हम। कहीं में 2-2 लाइन भी हो सकती है, लेकिन वो सेम साइज के होते हैं अक्सर, है ना। जैसे कुछ में मान लो 2 लाइन भी देखने को मिल सकती है, ऐसे नहीं कि एक एक लिखा रहता है, लेकिन वो सेम साइज की होती है, ऐसे नहीं अलग अलग साइज की होगी। फिर आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो उसमें ये होता है, जैसे दोस्तों आपने सबसे छोटे अक्षर को पढ़ लिया तो आपको 6/6 दे देंगे, ठीक है। आपने अगर सबसे छोटे अक्षर को पढ़ लिया तो आपको क्या दे देंगे, 6/6 दे देंगे। तो 6/6 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि एक नॉर्मल जो पर्सन है ना, जो इसे 6 फीट की दूरी से पढ़ सकता है, आप भी इसे 6 मीटर की दूरी से पढ़ सकता है, आप भी इसको कितनी मीटर की दूरी से पढ़ सकते हो, 6 मीटर की दूरी से पढ़ सकते हो। मतलब आप भी नॉर्मल हो, अगर आपने इस लास्ट लाइन तक आप पहुंच गए तो, ठीक है। और अगर 6/9 आया है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि एक नॉर्मल जो पर्सन है ना, इसको 9 मीटर की दूरी से पढ़ सकता है, लेकिन आप इसे एक नॉर्मल जो पर्सन है वो इसे 6 मीटर की दूरी से पढ़ सकता है, लेकिन आप इसे 9 मीटर की दूरी से पढ़ पा रहे हो। उल्टा बोल रहा हूँ। एक नॉर्मल जो पर्सन है इसे कितनी दूरी से पढ़ सकता है दोस्तों, 9 मीटर की दूरी से पढ़ सकता है, लेकिन आप इसे 6 मीटर की दूरी से पढ़ पा रहे हो। मतलब आपको थोड़ा सा पास आना पड़ रहा है। एक 9 मीटर क्या हो गया, दूर हो गया, और 6 मीटर क्या हो गया, पास आ गया। तो एक नॉर्मल पर्सन 9 मीटर की दूरी से जिसे पढ़ सकता है, उसे पढ़ने के लिए आपको कितने मीटर पे आना पड़ रहा है, 6 मीटर के ऊपर आना पड़ रहा है। अगर 6/12 का मतलब क्या है, कि एक नॉर्मल जो पर्सन है ना दोस्तों, इसको 6 मीटर की दूरी से पढ़ सकता है, 12 मीटर की दूरी से पढ़ सकता है, लेकिन आप इसे 6 मीटर की दूरी से पढ़ पा रहे हो। मतलब उसको आप अगर 12 मीटर भी दूर कर दोगे ना, तो भी वो इसको पढ़ देगा, लेकिन आपको उसको पढ़ने के लिए कितना दूर आना पड़ेगा, 6 मीटर के ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखो 18, अगर आप 6/18 आता है तो इसका मतलब क्या है, कि जो नॉर्मल पर्सन है ना, उसको आप अगर 18 मीटर दूर खड़ा कर दोगे ना, तो भी वो इस अक्षर को पढ़ देगा, लेकिन आपको इसको पढ़ने के लिए कितने मीटर पे आना पड़ेगा, 6 मीटर पे आना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल पर्सन जो है वो 24 मीटर की दूरी पे पढ़ सकता है। तो ये इधर वाले जो है, ये नॉर्मल पर्सन का समझ लेना आप, नॉर्मल पर्सन, और जिसका ये विजन चेक कर रहे हो ये उसके लिए है, ठीक है। 6/36 का मतलब क्या हो गया, कि नॉर्मल पर्सन को आप 36 मीटर की दूरी पे भी खड़ा कर दोगे ना, तो भी वो इसको पढ़ लेगा, लेकिन आप इसको 6 मीटर की दूरी पे पढ़ पा रहे हो। और 60/6 का मतलब क्या है, कि नॉर्मल पर्सन को 60 मीटर दूर खड़ा कर दो आप उसको,
तो भी वो इसको पढ़ देगा, लेकिन आप सिर्फ 6 मीटर की दूरी से इसको पढ़ पा रहे हो आप, ठीक है। तो मतलब आप तो बिल्कुल पास होकर ही पढ़ पा रहे हो ना, 6 मीटर कहाँ 60 मीटर कहाँ 6 मीटर। तो इस प्रकार से याद रखना है कि ये वाले नॉर्मल पर्सन के लिए है कि भाई अगर 6x36 इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल जो पर्सन है वो इसको 36 मीटर दूर भी पढ़ सकता है, और आप कितनी दूर बैठे हो, सिर्फ 6 मीटर की दूरी पे पढ़ पा रहे हो इसको, है ना। एक विजन दिया जाएगा उसको, कुछ भी ऐसे मान लो आप इस लाइन तक पहुंच गए तो आपको ये दे दिया जाएगा, आप इस लाइन तक पहुंच गए तो ये दे दिया जाएगा, इस लाइन तक पहुंच गए तो ये दे दिया जाएगा, इस लाइन तक पहुंच गए तो ये दे दिया जाएगा, और इस लाइन तक पहुंच गए तो 6/6। तो मतलब ये तो बिल्कुल नॉर्मल आ गया आपका कि भाई नॉर्मल पर्सन भी 6/6 है। 6/9 का मतलब क्या, नॉर्मल जो पर्सन है उसको 9 मीटर की दूरी तक पढ़ सकता है, लेकिन आप 6 मीटर की दूरी से उसको पढ़ पा रहे हो। तो इस प्रकार से हम क्या देते हैं दोस्तों, उसको विजन देते हैं। तो वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम ब्लाइंडनेस की बात करें तो जो ब्लाइंडनेस होता है वो होता है 3/60। अब आप उसे इसमें 3/60 तो दिख ही नहीं रहा दोस्तों। जब आपको ये लगे कि आप ये सेंटेंस भी नहीं पढ़ पा रहे हो, जब एग्जामिनर को ये लगेगा कि आप ये जो ऊपर वाले जो लेटर्स हैं उनको भी नहीं पढ़ पा रहे, तो आपको 6/60 भी नहीं दे सकते ना। 6/60 भी कब देंगे आप, जब इसको पढ़ोगे आप। अब आप इसको भी नहीं पढ़ पा रहे तो फिर आपको 1 मीटर आगे कर दिया जाएगा। जब आपको 1 मीटर आगे किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/60 हो जाएगा। फिर आपको कहेगा अब आप पढ़ो, ठीक है। मतलब आप सिर्फ कितनी दूरी पे आ गए, मैंने आपको बताया कि 6 मीटर की दूरी पे बैठते हैं हम। अब 6 मीटर की जगह आप कितनी दूरी पे बैठ रहे हो, 5 मीटर की दूरी पे बैठ रहे हो। फिर आप उसको पढ़ने के लिए कह रहे हो, आपने पढ़ दिया तो आपको 5/60 मिल जाएगा। नहीं पढ़ पाए फिर आपको और आगे किया जाएगा 1 मीटर, फिर आपको 4/60 किया जाएगा कि भाई लो 4/60 की दूरी पे। 4/60 में कि मतलब एक नॉर्मल पर्सन है वो 60 मीटर दूर से पढ़ सकता है, आप उसको सिर्फ 4 मीटर की दूरी से पढ़ना पड़ेगा आपको। आपने पढ़ दिया तो 4/60 दिया जाएगा। फिर आपको और पास लाया जाएगा 3 मीटर पे, आपकी चेयर को खिसकाया जाएगा, फिर 3/60 किया जाएगा। फिर और पास लाया जाएगा तो 2/60, फिर और पास लाया जाएगा फिर 1/60। तो दोस्तों 3/60 भी अगर आपका विजन नहीं है, 3/60 से भी अगर आपका विजन क्या है दोस्तों, कम है, तो फिर इसे हम किस नाम से जानते हैं, 3/60 है दोस्तों, इसे हम ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। अब आप ब्लाइंड हो चुके हो। ये WHO का भी है, इंडिया ने भी इसे 2017 में अडेप्ट कर लिया है। पहले जो इंडिया है उसे 6/60 मानता था कि जिसका भी विजन 6/60 से कम है वो ब्लाइंड है। बट 2017 के अंदर हमने भी इसको अडेप्ट कर लिया है, हमने भी अब इसे 3/60 कर दिया है। अगर 3/60 से कम विजन है हमारा तो वो पर्सन क्या कहलाएगा दोस्तों, ब्लाइंडनेस कहलाएगा। तो समझ जाना, 3/60 का मतलब ये वाले लेटर भी नहीं पढ़ पाएगा, वो जो सबसे ऊपर होते हैं ना सिलेंडर चार्ट में, वो भी नहीं पढ़ पाता है वो। तो उसको और ज्यादा फिर पास बैठाते हैं, 5 फीट 4 फीट 3 फीट 2 फीट, अगर उस पर भी नहीं पढ़ पा रहा है तो फिर वो ब्लाइंड कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम विजुअल एक्यूटी टेस्ट करते हैं। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि यहाँ पर ये नॉर्मल पर्सन के लिए जो इधर वाले जो होते हैं, और ये किसके लिए होते हैं दोस्तों, ये आप तो वहीं बैठे हो ना, आपका मतलब यहाँ आप तो वहीं बैठे हुए हो, तो ये आपके लिए कि आप तो 6 मीटर की दूरी पे ही बैठे हुए हो। लेकिन नॉर्मल पर्सन अगर आपको इतनी दूरी पे भी खड़ा कर दोगे आप, तो भी वो उसको पढ़ सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम विजुअल एक्यूटी टेस्ट करते हैं। चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा दूसरा जो टेस्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें कुछ नहीं है, माइक्रोस्कोपी की सहायता से हम देखते हैं। तो स्लिट लैब माइक्रोस्कोपी है, ठीक है। इसके अंदर जो थोड़ा सा जो आपका जो प्यूपिल है, क्योंकि प्यूपिल एक गैप है तो अभी लेंस दिखाई दे रहा है, तो वो कैसे दिखाई देता है, प्यूपिल का जो कलर है दोस्तों वो कैसा आ जाता है, थोड़ा सा उसका जो कलर है वो क्लाउडी या व्हाइट ही आ जाता है, ठीक है। व्हाइट ही और क्लाउडी कलर, क्लाउडी प्यूपिल, प्यूपिल जो है वो व्हाइट और क्लाउडी प्यूपिल दिखाई देता है, ठीक है। ग्लेयर टेस्ट के अंदर सीधा वो चेक करते हैं कि कहीं उसको लाइट से कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही, तो उसमें हम ग्लेयर टेस्ट में देखते हैं। अब इसके बाद में इसमें एक सर्जरी की और बात कर लेते हैं। इसका वैसे कोई मैनेजमेंट नहीं है, सर्जिकल मैनेजमेंट इसका किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सर्जिकल जो मैनेजमेंट है वो होता है ECCE, ICCE, और एक सर्जरी होती है फैकोइमल्सिफिकेशन, फैकोइमल्सी। ECC क्या होता है दोस्तों, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटारैक्ट एक्सट्रैक्शन, कैटारैक्ट एक्सट्रैक्शन, ये सर्जरी करते हैं हम। एक सर्जरी होती है दोस्तों ICC, इंट्रा कैप्सुलर कैटारैक्ट एक्सट्रैक्शन, और एक फैकोइमल्सिफिकेशन है, इसमें हम फ्लूइड का यूज करते हैं, और ये ज्यादातर मोस्ट कॉमनली ये यूज की जाती है सर्जरी, फैकोइमल्सिफिकेशन, ठीक है।
ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर और ये इंट्रा कैप्सुलर का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? कैटरेक्ट का मतलब तो सीधा से ये हो गया कि आपको जो लेंस है उसको क्या करना है, रिमूव करना है, उसकी जगह हम प्रोस्थेटिक जो लेंस है वो डालते हैं बाहर से, ठीक है। और एक्स्ट्रा कैप्सुलर और इंट्रा कैप्सुलर का मतलब ये हो गया कि भाई एक तो आप कैप्सूल को हटा दो या एक कैप्सूल को आप रख लो, ठीक है। तो आप विद कैप्सूल ले रहे हो तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर हो जाएगा। मतलब कैप्सूल की स्ट्रक्चर है, इसमें आप कैप्सूल को भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर हो जाएगा। और अगर आप कैप्सूल को नहीं हटा रहे हो और सीधा सीधा यहाँ ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, अंदर वाला जो पार्ट है उसको हटा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि लेंस की सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है, कैप्सूल होती है। तो अगर आप कैप्सूल के साथ रिमूव करते हो दोस्तों तो उसे क्या बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन बोलेंगे। और अगर कैप्सूल को आप रखते हो और अंदर वाला जो पार्ट है उसी को रिमूव करते हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन बोलेंगे। और इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन करने के लिए ही एक सर्जरी और की जाती है जिसे हम फैको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, जिसमें हम लिक्विड की सहायता से, फ्लूइड की सहायता से क्या करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, लेंस को ब्रेक करके बाहर निकालते हैं। फिर जो दूसरा जो लेंस है दोस्तों उसके अंदर क्या करते हैं, हम फिट करते हैं। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, फैको इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो ये आपका कैटरेक्ट टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा है नहीं, इतना कुछ ज़्यादा उसमें है भी नहीं, इतना पढ़ लिया बहुत है आप लोगों के लिए। तो सिंपल सी लैंग्वेज पूछा है कि भाई कैटरेक्ट क्या होता है। तो कैटरेक्ट क्या होता है दोस्तों, तो कैटरेक्ट इज एन ओपेसिटी ऑफ द लेंस, कि जो लेंस है वो क्लीन नहीं रह पाता है, क्लाउडीनेस ऑफ द लेंस या फिर ओपेसिटी ऑफ द लेंस इज कॉल्ड कैटरेक्ट। बाकी के सभी ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि ये कोई कॉर्निया का डिसऑर्डर नहीं है कि कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम होगी या फिर प्यूपिल में कोई क्रिस्टल्स बन जाएंगे या फिर जो कंजक्टिवा है दोस्तों उसके अंदर कुछ भी इंक्रीज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो इसमें लिख लो, कैटरेक्ट में opacity of the lens और cloudiness of the lens हो जाता है, cloudiness of the lens हो जाता है। हो जाता। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट शुड द नर्स डू फॉर ए क्लाइंट हु जस्ट हैड कैटरेक्ट सर्जरी। अब यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात कर रहा है ये, तो थोड़ा सा मैं पहले नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा देता हूँ, फिर आपको वापस इस क्वेश्चन पे लाऊंगा। अगर हम बात करें दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कैटरेक्ट की, तो कैटरेक्ट में सर्जरी के बाद में है ना, उसको कई चीजों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। उसको बताया जाता है कि आपको डोंट लाई ऑन अफेक्टेड साइड, जैसे एक साथ दोनों आंखों की ज्यादातर कैटरेक्ट नहीं किया जाता है, एक ही आंख किया जाता है, तो उसको ये कहा जाता है कि जिस आंख की सर्जरी हुई है ना उस साइड आपको नहीं सोना है, ठीक है। आपको कहा जाता है कि आपको ध्यान रखना है कि आप आंखों को क्या नहीं करोगे, रब नहीं करोगे, ठीक है। आंखों को आपको रब नहीं करना है, तो रब नहीं करना है आईज को, ठीक है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा इसके ऊपर क्या नहीं करना दोस्तों, टच नहीं करना है कि आप बार बार आई को टच कर रहे हो, टच नहीं करना है, ज़्यादा फोर्स क्रिएट नहीं करना है, फोर्स नहीं लगाना है आंखों के ऊपर आपको, ठीक है। आप जब स्टूल पास करो तभी भी आपको प्रेशर नहीं लगाना है, ज़्यादा स्ट्रेन जो है दोस्तों वो भी आपको ज़्यादा नहीं लगाना है। इसलिए आपको डाइट जो दी जाती है वो भी हाई फाइबर डाइट दी जाती है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगे, हाई फाइबर डाइट। आपको ये कहा जाता है कि जब आप ब्रश भी करो ना, टीथ ब्रश भी कर रहे हो आप, तो भी ऐसे नहीं ज़्यादा तेज़ नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा प्रेशर आंखों पे भी पड़ सकता है। तो जब टीथ ब्रश जो है वो भी आप विग्रसली नहीं करना, आपको विग्रसली जो टीथ ब्रश है वो भी आपको नहीं करने। तो ऐसी कई सारी एडवाइस दी जाती हैं। जब आपको आई ग्लासेज हैं उनका यूज करना है आपको आई ग्लासेज, ठीक है, उनका भी यूज करना है। आपको बताया जाता है कि 2 से 3 वीक तक आपको कोई भी व्हीकल नहीं चलाना है, कोई भी व्हीकल आपको 2 से 3 सप्ताह तक नहीं चलाना है। तो ऐसी कई सारी एडवाइस उसको दी जाती है। अगर आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे कि कौन सी पोजीशन दी जाती है तो आप सेमी फॉलर लिख के आ सकते हो, सेमी फॉलर पोजीशन, सेमी फॉलर पोजीशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नर्सिंग मैनेजमेंट है। चलो एक बार वापस से आते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कफिंग नहीं करनी है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, जो भी चीजें आप प्रेशर डाले ना वो नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि भाई क्या करना चाहिए नर्स को, क्लाइंट को जिसको कैटरेक्ट सर्जरी हुई है। पहला इसमें दे रखा है, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड ड्राइविंग फॉर सेवरल वीक्स। ये सही हो सकता है, लेकिन अभी सेवरल वीक को भी इसने डिफाइन नहीं किया कितने वीक है, तो फ्यू वीक्स ही होते हैं, 2 से 3 वीक होते हैं। अगर हम बात करें 3 वीक तक, तो ये सेवरल वीक्स नहीं कहलाएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और वैसे भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है सेवरल वीक तो नहीं, तो बाकी के ऑप्शन देख लो, जो ज्यादा बेटर लगेगा वही हम इसका आंसर करेंगे।
ठीक है, तो अभी ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ये क्या कर रहा है, टीच द क्लाइंट फॉर कपिंग एंड डीप ब्रीथिंग टेक्निक। इसमें उल्टा कह रहा है, क्लाइंट को कह रहा है आप कप करो, भाई कपिंग करोगे तो फोर्स लगेगा ना, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करोगे तो फोर्स लगेगा, तो ये चीजें तो क्या की जाती है, रोकी जाती है, इनको नहीं करना होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दोस्तों, एनकरेज द क्लाइंट टू परफॉर्म आई एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन द ओक्यूलर मसल्स। पहली बात तो कैटरैक्ट ओक्यूलर मसल्स की है ही नहीं, तो आपको एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत इसमें है नहीं, और वैसे भी ज्यादा एक्सरसाइज जो है वो मना की हुई होती है, तो ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो ये नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जो आंसर हो जाएगा दैट वुड बी एडवाइज द क्लाइंट टू रिफ्रेन फ्रॉम विग्रस ब्रशिंग ऑफ द टीथ एंड हेयर, कि आपको टीथ और हेयर जब आप करो ना तो ऐसे नहीं कि बुरी तरह लग जाओ ताकि आपकी आंखों पर भी प्रेशर आ जाए, इतनी तेज नहीं करना, तो इस चीज के लिए क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से एक चुनना होता तो यही चुनेंगे ना, ये थोड़ी चुनेंगे। चलो लिख लो, कैटरैक्ट के बाद क्लाइंट को विग्रस टीथ ब्रशिंग एंड हेयर कॉम्बिंग के लिए मना किया जाता है। ठीक है, विग्रसली ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही मना किया जाता है, तेज करने के लिए मना किया जाता है, मना किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A nurse is caring for a client who is scheduled for a surgery for detached retina। ठीक है, एक नया डिसऑर्डर आया है इसमें, कि एक क्लाइंट है दोस्तों, उसकी सर्जरी शेड्यूल हुई है, उस क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है, उसका रेटिनल क्या हो गया है, डिटैच हो गया है, रेटिना डिटैच हो गया है, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया है। विच गोल ऑफ द सर्जरी आइडेंटिफाइड बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स दैट द प्री ऑपरेटिव टीचिंग वाज इफेक्टिव। ठीक है, इस सर्जरी का क्या गोल है दोस्तों, ये इंडिकेट करेगा कि हमने उसको जो भी टीचिंग दी थी उस क्लाइंट को वो बिल्कुल सही दी थी, तो आपको वो गोल देखना है कि वो क्या गोल है, कि भाई इसके द्वारा क्या होगा, भाई रेटिनल डिटैचमेंट की आपने सर्जरी कर दी तो उसके बाद में भाई न्यू रेटिनल जो सेल्स हैं वो बनने लग जाएंगी, या जो स्क्लेरा है वो कोरोइड लेयर से क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, या फिर ग्राफ्ट एक हेल्थी पीस ऑफ रेटिना हम वहां पर ग्राफ्ट कर देंगे, या आप एक स्कार बना देंगे जो कि हीलिंग रेटिनल होल्स में क्या करेगा, मदद करेगा। तो चलो बात ही करते हैं इसकी, हम बात करते हैं दोस्तों रेटिनल डिटैचमेंट की। रेटिनल डिटैचमेंट, पता है आपको रेटिना में 10 लेयर होती है, जो रेटिना जो होती है दोस्तों, रेटिना जो होती है उसके अंदर भी 10 लेयर होती है, 10 लेयर। उसमें से सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे बोलते हैं न्यूरो लेयर, न्यूरल या न्यूरो सेंसरी लेयर, सेंसरी लेयर, और बाहर वाली जो लेयर होती है उसे बोलते हैं पिगमेंटल लेयर, पिगमेंटल लेयर। तो अगर ये दोनों लेयर दोस्तों एक दूसरे से क्या हो जाए, डिटैच होने लग जाए, अगर हट जाए, डिटैचमेंट ऑफ द पिगमेंटल लेयर ऑफ रेटिना टू द न्यूरोसेंसरी लेयर इज नोन एज रेटिनल डिटैचमेंट। एक्चुअली रेटिना का अपनी जगह से हटना, या इस लेयर के अंदर किसी भी प्रकार का होल का भी अगर फॉर्मेशन हो जाए रेटिना में, तो उसे भी हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, रेटिनल डिटैचमेंट के नाम से जानते हैं। तो रेटिनल डिटैचमेंट इज द डिटैचमेंट ऑफ किसका, पिगमेंटल लेयर और न्यूरोसेंसरी लेयर, डिटैचमेंट ऑफ पिगमेंटल लेयर टू न्यूरोसेंसरी लेयर, और फॉर्मेशन ऑफ होल्स इन रेटिना, या रेटिना के अंदर क्या बन जाए दोस्तों, होल्स बन जाएं, तो उसे भी हम किस नाम से जानते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट के नाम से जानते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट 2 प्रकार का होता है, अगर हम बात करें रेटिनल डिटैचमेंट की तो 2 प्रकार का होता है दोस्तों। ये एक होता है रेटिनल टीयर और एक होता है रेटिनल ब्रेक। तो कोई भी ट्रोमा के कारण जो होल बनता है ना, ट्रोमा के कारण, वो रेटिनल ब्रेक कहलाता है। आपने एकदम से इंजरी कर दी, मान लो आइज के अंदर डायरेक्टली कोई रोड चली गई, उसके कारण इंजरी हो गई, तो वो रेटिनल ब्रेक होता है। ठीक है, वो किसके कारण होता है, ट्रोमा के कारण होता है। और ओल्ड एज के कारण अगर हो रहा है
ओल्ड एज के कारण हो रहा है, अगर उम्र के बढ़ने के कारण हुआ है, जिसमें लेयर डिटैच हुई है, तो फिर इसे हम किस नाम से जानते हैं? रेटिनल टीयर के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम जानते हैं? रेटिनल टीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके वैसे कोई कारण नहीं होता कि कोई स्पेशल कोई रीजन होता हो रेटिनल टीयर का, हम कोई ऐसे स्पेशल कोई रीजन नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ट्रॉमा हो सकता है, ओल्ड एज हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। अब इसका एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, वो जरूर याद रख लेना, और चीज मत याद रखो। ठीक है, तो फॉलिंग ऑफ कर्टेन इन फ्रंट ऑफ आइज। अभी समझाता हूं, बस ये सिम्टम एक याद रख लो आप, तो कि जो आंखों के सामने ऐसे लगेगा जैसे कोई पर्दा गिर गया हो। ठीक है, कुछ लेयर, एक लेयर और आ गई हो, आंखों के सामने कुछ दिखेगा नहीं ना, सामने पर्दा सा लगेगा ऐसे, तो इसे हम किस नाम जानते हैं? फॉलिंग ऑफ कर्टेन इन फ्रंट ऑफ आइज। ठीक है, कई बार कर्टेन वर्ड की जगह वो कोब वेब वर्ड भी लिख सकते हैं, या हेयर नेट वर्ड भी लिख सकते हैं। हेयर नेट का गिरना या फिर कोब वेब का जाला सा, आंखों के सामने जाला सा आना, तो वो भी क्या कहलाता है? वो भी इसी का सिम्टम होगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा क्या रखना है दोस्तों? याद रखना है। इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी मेनली जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी से रिलेटेड ही है दोस्तों। इसमें ज्यादातर सर्जरी ही की जाती है रेटिनल डिटैचमेंट के लिए। ठीक है, इसके कई सारी सर्जरियां की जाती है इसमें। जैसे देखो, एक की जाती है डायाथर्मी। डायाथर्मी का मतलब क्या होगा दोस्तों? कि जो भी लेयर डिटैच हो गई है उसके अंदर हम हीट का यूज करेंगे। जब वहां पर हीट होगी तो वहां पर स्कार बन जाएगा, और स्कार बनने के कारण वहां पर इन्फ्लामेशन होगा, जिससे वो लेयर क्या हो जाती है? अटैच हो जाती है। या फिर अगर आपके पास हीट नहीं है तो आप क्रायो सर्जरी कर सकते हैं, क्रायोपैक्सी भी बोलते हैं इसे हम, क्रायोपैक्सी या क्रायो सर्जरी। आजकल बबल्स का भी यूज करने लग गए हैं, इसे हम न्यूमोरेटिनोपैक्सी कहते हैं। न्यूमोरेटिनोपैक्सी के द्वारा क्या करते हैं कि जिस जगह पे रेटिना में होल हुआ है ना, उसमें हम बबल्स भर देते हैं, तो जिससे वो क्या हो जाता है? होल फिल हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं? न्यूमो मतलब एयर, रेटिनोपैक्सी मतलब रेटिना का रिपेयरमेंट होना। ठीक है, तो न्यूमोरेटिनोपैक्सी भी इसके अंदर करते हैं। एक सर्जरी और की जाती है इसके अंदर, उसका और याद रखना, स्क्लेरल बकलिंग। स्क्लेरल बकलिंग मतलब क्या होता है कि दोस्तों हम जानते हैं कि पीछे की तरफ क्या क्या होती है लेयर, जैसे स्क्लेरा होती है, फिर कोरोइड होती है, और फिर रेटिना होती है। तो यहाँ पर हम एक बैंड लगा देते हैं, उस बैंड के द्वारा इसको क्या कर देते हैं? फिट कर देते हैं, ताकि वापस से लेयर क्या न हो, डिटैच नहीं हो। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? स्क्लेरल बकलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब चारों तरफ आउटर साइड के अंदर हम क्या करेंगे? चारों तरफ एक बैंड बना देते हैं, सिलिकॉन बैंड। ठीक है, ताकि वो वापस से क्या नहीं हो? रिमूव नहीं हो। तो उसे हम किस नाम जानते हैं? स्क्लेरल बकलिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। बस थोड़ा थोड़ा याद कर लो, ज्यादा इतना टफ आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो यही आपका रेटिनल डिटैचमेंट था। इसमें आ जाओ, अभी सर्जरी में क्या करते हैं दोस्तों? हम एक स्कार का क्रिएट करते हैं, ताकि इससे हीलिंग, जो रेटिनल जो होल हैं वो क्या हो जाए दोस्तों? हील हो जाए। इसलिए फोर्थ इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो क्रिएट स्कार दैट एड्स इन हीलिंग रेटिनल होल्स। एक स्कार बना देते हैं ताकि जो रेटिनल जो होल्स है वो क्या हो जाए? फिल हो जाए। ठीक है, पहला जो ऑप्शन दे रखा है उसमें दे रखा है कि भाई प्रमोट करोगे हम ग्रोथ ऑफ न्यू रेटिनल सेल। तो जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है उसी से रेटिना का फॉर्मेशन भी हुआ है, तो यहाँ पर कभी भी नई जो सेल्स है दोस्तों उनका जनरेशन नहीं होता है, नहीं बनती है। ठीक है, तो स्क्लेरा और कोरोइड लेयर को एडेयर नहीं करते। मेन जो लेयर है वो इसमें दी नहीं, रेटिना लेयर, तो रेटिना है उसको एडेयर करना जरूरी है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई भी ग्राफ्ट नहीं लगाते हम कि भाई रेटिना का कोई ग्राफ्ट लिया हमने हेल्थी पीस और वहां पर अटैच कर दिया, तो ग्राफ्ट भी नहीं करते हम। क्या करते हैं? स्कार फॉर्मेशन करते हैं, चाहे वो हीटिंग के द्वारा करें, चाहे वो हम कूलिंग के द्वारा करें, तो एक स्कार फॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण क्या होती है? जो होल्स जो बन जाते हैं दोस्तों क्या हो जाते हैं? फिल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। तो लिखो, देखो रेटिनल डिटैचमेंट की सर्जरी में, रेटिनल डिटैचमेंट की सर्जरी में, सर्जरी ब्रैकेट में लिख लो, डायाथर्मी एंड क्रायोपैक्सी में हीट या कोल्ड के द्वारा, हीट या कोल्ड के द्वारा स्कार बनाकर रेटिनल होल को भरा जाता है।
रेटाइनल होल को भरा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको लिखा दिया, इससे सिंपल कोई तरीका होता भी नहीं है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब आपका ईयर शुरू हो गया है। ठीक है, आई भी हो गया, अब ईयर और आ गया। बहुत बड़ा सिस्टम है, इसमें हर सिस्टम दे रखे हैं ना। न्यूरोमस्कुलर स्केलेटन जो सिस्टम है वो नाम का ये न्यूरोमस्कुलर है, इसमें हर चीज दे रखी है आपका। नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, आई, अब ईयर भी आ गया है आपका। ए नर्स परफॉर्म ए रीने टेस्ट। ठीक है, एक टेस्ट है, रीने टेस्ट है दोस्तों, परफॉर्म किया जा रहा है ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट। एक क्लाइंट का फिजिकल असेसमेंट कर रहे हैं हम। अब हम ईयर तक आए कि उसको सही तरह से सुनाई देता है नहीं देता, तो उसके लिए हमने रीने टेस्ट कराया। The client indicates that the sound is louder when the vibrating tuning fork is placed against the mastoid bone than when held closely to the ear. What conclusion should the nurse make about this result? समझ में नहीं आया होगा कुछ भी, मुझे भी पता है, क्योंकि मुझे भी नहीं आ रहा समझ में क्या कर रहा है ये। अभी इसको समझने के लिए मैं आपको पहले रीने टेस्ट बताऊंगा, फिर आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। देखो रीने टेस्ट में क्या करते हैं हम एक ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं। ट्यूनिंग फोर्क 512 हर्ट्ज का लेते हैं ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना जो हम प्रैक्टिकल में यूज करते थे, उसको ऐसे बजाते हैं तो ये वाइब्रेट करता है। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर देखा होगा आपने। ये ऐसी स्ट्रक्चर लेके दोस्तों हम कोई भी पर्सन जो है, उस पर्सन का ईयर के जस्ट पीछे यहाँ पर मैस्टोइड जो प्रोसेस है दोस्तों, उस पर लगाते हैं। ठीक है, ईयर के पीछे मैस्टोइड प्रोसेस पे ट्यूनिंग फोर्क को क्या करते हैं हम प्लेस करते हैं, इस वाले हिस्से को। पहले इसको वाइब्रेट करेंगे इस पैड पर मारकर, और वाइब्रेट करके फिर इसको हम ऐसे लगाएंगे। लगाने के बाद उसको कहेंगे कि आपको सुन रहा है, वो कहेगा हाँ सुन रहा है, अब सुन रहा है, हाँ सुन रहा है। फिर वो कह देगा ठीक है अब सुन रहे हैं, नहीं अब बंद हो गया। ठीक है, बंद होने के बाद में दोस्तों फिर हम उसको वहां से हटा लेते हैं, फिर उसके कान के पास ले जाते हैं। फिर उसको कहते हैं अब आपको सुन रहा है, तो वो बताता है कि हाँ उसको सुन रहा है। अगर उसको सुन रहा है तो मतलब नॉर्मल है। देखो अब आपको मैं समझाता हूँ हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, चल क्या रहा है ये जरूरी है जानना। हमारी जो साउंड जो है ना दोस्तों, कोई भी आवाज जो है वो कान के अंदर जा रही है, दो तरीके से जाती है वो। ठीक है, एक बोन के द्वारा जाती है जिसे हम बोन कंडक्शन बोलते हैं, और एक एयर के द्वारा जाती है, एयर लेके जाती है। ठीक है, जो बोन से जब हमारी आवाज टकराती है ना, तो वो साउंड बोन से भी हमारे अंदर क्या करती है दोस्तों, एंटर करती है। इसलिए तो हियरिंग एड्स यूज करते हैं हम कुछ लोगों में जो बोन कंडक्शन प्रॉब्लम होती है वो। तो साउंड दो प्रकार से अंदर गई, एक एयर के द्वारा तो एयर कंडक्शन कहलाएगा, एक बोन के द्वारा जाती है तो उसे हम किस नाम जानते हैं, बोनी कंडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब उन दोनों को पहचानने के लिए हम यूज करेंगे ट्यूनिंग फोर्क का। अब ट्यूनिंग फोर्क का कैसे यूज करेंगे, ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे पैड करेंगे, वो वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करके उसके हम मैस्टोइड प्रोसेस पे उसको लगाएंगे। अब मैस्टोइड प्रोसेस पे जब लगाते हैं तो मतलब बोन की जो साउंड है ना वो जाएगी कान के अंदर उसके। ठीक है, जो बोन से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ जा रही है दोस्तों, उसके कान के अंदर जा रही है। तो बोनी कंडक्शन को हम असेस कर रहे हैं। किसको असेस कर रहे हैं हम, बोनी कंडक्शन को। तो बोनी कंडक्शन के द्वारा वो जो साउंड है उसके कान में उसको सुनाई देगी, तो वो कहेगा हाँ मुझे सुनाई दे रही है। और जब उसको ये सुनना बंद हो जाए दोस्तों, तब आप उसको कान के पास लेके जाओगे उस ट्यूनिंग फोर्क को, जिसमें से भी हल्की हल्की क्या होती रहती है, आवाज आती रहती है। और जो हल्की हल्की जो आवाज आती रहती है वो एयर कंडक्शन की साउंड है, वो किसके, एयर से जाएगी साउंड, क्योंकि बोन पे तो टच नहीं कर रखा। तो अगर किसी भी पर्सन का अगर एयर कंडक्शन क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम है, एयर कंडक्शन को भी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको वो जो साउंड है दोस्तों वो सुनाई नहीं देगी, उसको साउंड नहीं सुनाई देगी। तो जब उसके पास लेके जाओगे ना, तो जैसे बोनी कंडक्शन तो वो सुन लेगा, जब आप उसको टैप करोगे उसको सुन लेगा वो, लेकिन जब उसको हटा लोगे और हटाने के बाद उसके कान के पास उसको लेके जाओगे, तो जो एयर कंडक्शन की तरह जो साउंड आ रही है वो उसको सुनाई नहीं देती है। तो उसका मतलब ये है दोस्तों, उसकी कंडक्शन क्या है, प्रॉब्लम है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस उसको है। ठीक है, तो क्या किया हमने, इसको लिया हमने मैस्टोइड प्रोसेस पे लगाया। अब मैस्टोइड प्रोसेस पे लगाने पे दो चीजें हुई। पहली बार हमने इसको लगाया किसके ऊपर, मैस्टोइड प्रोसेस पे, तो साउंड को वाइब्रेशन हुआ, उसको सुनाई दे रही है। और दूसरी जो साउंड है दोस्तों उसको एयर के द्वारा सुनाई देनी चाहिए, जब उसके कान के पास लेके जा रहे हैं तो ये एयर कंडक्शन। तो ये अगर ये दोनों सुनाई दे रही हैं तो इसका मतलब रीनेज टेस्ट क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है और वो पर्सन नॉर्मल है। दोनों सुनाई दे रही है तो पॉजिटिव है और वो पर्सन क्या है दोस्तों, नॉर्मल है। लेकिन अगर दोस्तों उसको एक साउंड सुनाई देगी, वाइब्रेशन की सुनाई देगी, ये नहीं सुनाई दे रही, तो उसको मतलब कि कंडक्शन में क्या है, उसको प्रॉब्लम है और उसको क्या कहलाएगा, वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहलाएगा। तो उसे क्या है दोस्तों, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है उसे। और अगर दोनों ही सुनाई नहीं देती है, तो ये भी और ये भी, तो उसको सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस हो रहा है, उसको मतलब सुनता ही नहीं है उसको, नर्व, चाहे उसके नर्व में कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, या उसके जो
कोक्लियर जो पार्ट है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उसको दोनों ही नहीं सुनाई दे रहे हैं तो इस प्रकार से हम इसको टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। चलो अब एक बार अब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कि एक नर्स है परफॉर्म करती है रीनेज टेस्ट को ड्यूरिंग द फिजिकल असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट। द क्लाइंट इंडिकेट दैट द साउंड इज, द क्लाइंट क्या करे, साउंड इज लाउडर व्हेन द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड अगेंस्ट द मैस्टोइड बोन। यहां पर हम उसके लगा रहे हैं मैस्टोइड फोर्स पे, तो कह रहा है कि यहां पर मुझे साउंड क्या सुनाई दे रही है, तेज सुनाई दे रही है, लाउडर सुनाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। देन व्हेन हेल्ड क्लोजली टू द ईयर, जब मैं ईयर पे लगाते हैं, उसको हटा के वहां से लगाते हैं, तो इससे ज्यादा तेज आवाज मुझे कब सुनाई देती है, जब मेरे आप बोन के ऊपर लगा रहे हो। तो व्हाट कंक्लूजन, इसमें से कौन सा कंक्लूजन शुड द नर्स मेक अबाउट दीज रिजल्ट्स, तो ये क्या कंक्लूजन आप इसमें निकालोगे। पहला दे रखा है दिस रिप्रेजेंट एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, एक्सपेक्टेड फाइंडिंग नहीं है, दोनों के अंदर सेम साउंड सुनाई देनी चाहिए उसको, ऐसा नहीं कि एक में उसको आवाज सुनाई नहीं दे रही है या कम सुनाई दे रही है तो वो नॉर्मल तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। दूसरा, द क्लाइंट मे हैव सेंसोन्यूरल डेफिसिट, सेंसोन्यूरल होगा तो दोनों के अंदर उसको आवाज सुनाई नहीं देगी, दोनों के अंदर ही उसको आवाज सुनाई नहीं देगी जबकि इसको आवाज सुनाई दे रही है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि दिस इज एविडेंस ऑफ ए कंडक्टिव हियरिंग लॉस, तो ये क्या है दोस्तों, कंडक्टिव हियरिंग लॉस का क्या है दोस्तों, एक एविडेंस है। और कंडक्टिव हियरिंग लॉस जब पर्सन को होता है तो हम उसको क्या यूज करवाने के लिए कहते हैं, हियरिंग एड्स, क्या करवाते हैं, हियरिंग एड्स देते हैं, कान की जो मशीन है ना वो देते हैं उसको हम हियरिंग एड्स देते हैं। क्यों, क्योंकि एक में तो उसको सुनाई दे रही है, जो बोनी कंडक्शन है वो तो उसको फील हो रहा है, लेकिन जब उसको पास लेकर जा रहे हैं तो उसको बिल्कुल कम सुनाई दे रही है, तो उसको एयर कंडक्शन लॉस है, इसलिए हम उसको क्या कह सकते हैं, उस पर्सन को क्या है दोस्तों, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, उसे क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। लास्ट तो वैसे ही गलत हो गया कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द मैस्टोइड है, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी कि दिस इज एविडेंस ऑफ ए कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ये एक कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। एक टेस्ट और होता है वेबर टेस्ट, उसके अंदर हम ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं, बिल्कुल मिडिल पे प्लेस करते हैं। अब जब मिडिल के ऊपर प्लेस करेंगे दोस्तों तो वो दोनों कानों में बराबर सुनाई देनी चाहिए, लेकिन जिस कान में डिफेक्ट है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, सुनना ध्यान से, जिस कान में कंडक्टिव हियरिंग लॉस है उस कान में उसे तेज आवाज सुनाई देगी। उल्टा बोल रहा हूं मैं, देख उल्टा नहीं बोल रहा हूं मैं, आप सोच रहे हो सर उल्टा बोल रहे हो आप कि भाई जो कान डिजीज्ड है, जिस कान में प्रॉब्लम है उसमें तेज सुनाई देती है, ठीक है, और जो दूसरा जो कान है, जो सही कान है, उसमें उसको क्या सुनाई देती है, धीरे सुनाई देती है, क्योंकि यहाँ तो दोनों के लिए हो गए ना, यहाँ तो एक कान के लिए रखना है तो इसका सुनेगा, इधर का रखोगे तो इस पे रखेगा, लेकिन वेबर टेस्ट में दोनों के लिए होता है, लैटरली होता है, यहाँ पर रखेंगे तो दोनों में आवाज आएगी। तो जो कान में प्रॉब्लम है जो कान अफेक्टेड है उसमें तेज आवाज सुनाई देती है उसको। क्यों, क्योंकि अफेक्टेड जो कान जो होता है दोस्तों, एनवायरमेंटल जो वॉइस है ना वो सॉरी जो एनवायरमेंटल जो वॉइस होती है ना वो उसको सुनाई नहीं देती है, उसके कारण तेज उसको आवाज तेज ज्यादा सुनाई देती है इसमें। तो इसमें जरूर ध्यान रखना कि वेबर टेस्ट के अंदर जो कान डिजीज्ड है, जिस कान में प्रॉब्लम है उसमें तेज आवाज सुनाई देगी, तो ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस को क्या करेगा, सजेस्ट करेगा वेबर टेस्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दोनों तरीके से लगाते हैं, एक बार प्लेस करते हैं फिर पास लेकर जाते हैं, इस तरीके से हम चेक करते हैं, ठीक है। तो लिख लो, इसमें लिखो राइने टेस्ट में, देखो राइनेज टेस्ट में ट्यूनिंग फोर्क को मैस्टोइड प्रोसेस पर प्लेस करते हैं तथा उसके बाद पेशेंट को आवाज सुनने के लिए कहते हैं जब वह कहता है कि अब आवाज नहीं आ रही, जब वह कहता है कि अब आवाज नहीं आ रही, तब ट्यूनिंग फोर्क को उसके कान के पास लेकर जाते हैं, दोबारा उसके कान के पास
लेकर जाते हैं, पास लेकर जाते हैं और सुनने के लिए कहते हैं, और सुनने के लिए कहते हैं। जब कान के पास लेके जा रहे हैं तो आवाज ज्यादा तेज आनी चाहिए बोन के पास ले जाने से भी, क्योंकि एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें एयर कंडक्शन की तो वो ज्यादा होता है बोनी कंडक्शन की तुलना में। ठीक है, ये नॉर्मल पर्सन में होता है, लेकिन जो डिजीज पर्सन है जिसके अंदर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है उसको बोन कंडक्शन तो सुनाई देता है ज्यादा, लेकिन एयर कंडक्शन कम सुनाई देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा। तो सुनने के लिए कहते हैं, तो वह क्लाइंट, अगर क्लाइंट को अब आवाज कम सुनाई देती है, अगर क्लाइंट को अब आवाज कम सुनाई देती है, तो यह कंडक्टिव हियरिंग लॉस को शो करता है। तो यह कंडक्टिव हियरिंग लॉस को शो करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब था क्वेश्चन, ये मतलब लैंग्वेज टफ थी इसकी, है ना। आप पढ़ोगे तो भूल सकते हो, लेकिन जब समझ में आ जाता है ना कि क्या चीज कह रहा है तब इतना टफ नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए लेबिरिंथेक्टोमी। एक क्लाइंट दोस्तों उसको किस चीज के लिए शेड्यूल किया गया है, लेबिरिंथेक्टोमी के लिए शेड्यूल किया गया है, टू ट्रीट मैनियर सिंड्रोम। उसको मैनियर सिंड्रोम है। व्हाट एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द प्रोसीजर शुड बी इंक्लूडेड इन प्री ऑपरेटिव टीचिंग। इनमें से ऐसी कौन सी चीज है दोस्तों उस प्रोसीजर की जो आपको बतानी चाहिए प्री ऑपरेटिव टीचिंग में, जब आप पेशेंट को ऑपरेशन से पहले टीच कर रहे हो तो उस दौरान आपको इसके बारे में बताना क्या है, जरूरी है कि भाई क्या होगा उसके कारण। तो चलो बात करते हैं, हम सबसे पहले मैनियर डिजीज की बात करते हैं। इसको हम मैनियर डिजीज या एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैनियर डिजीज या एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स में क्या होता है दोस्तों कि जो इनर जो ईयर होता है उसके अंदर एंडोलिम्फ की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है। एंडोलिम्फ की जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। किसमें, अंदर के ईयर में, इनर ईयर को हम किस नाम से जानते हैं, लेबिरिंथ के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो अमाउंट जो बढ़ना है एंडोलिम्फ की, उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मैनियस डिजीज के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, मैनियस डिजीज या फिर एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या हो जाता है कि इतना ज्यादा एंडोलिम्फ हो जाता है कि जो कोक्लियर जो पार्ट है ना, या जो वेस्टिबुलर जो पार्ट है, वेस्टिबुलर कोक्लियर पार्ट है, उसके रैप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके कारण हमें क्या करना पड़ता है, उसको रिमूव करना पड़ता है। तो इसी प्रोसीजर को हम किस नाम से जानते हैं, लेबिरिंथेक्टोमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो आपको अगर मैं ईयर की स्ट्रक्चर बताऊं ना, तो ईयर के अंदर सबसे पहली बाहर वाली जो लेयर है, बाहर वाला जो स्ट्रक्चर वो एक्सटर्नल ईयर होता है, बीच वाला जो होता है वो मिडिल ईयर होता है, और अंदर वाला जो ईयर होता है वो इनर ईयर होता है। एक्सटर्नल जो ईयर होता है दोस्तों, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी इसे हम ओरा बोलेंगे या ओरिकल बोलते हैं या पिन्ना बोलते हैं, ओरिकल या पिन्ना, ओरिकल या पिन्ना बोलते हैं इसे हम। और यहां से जो एक ट्यूब जाती है इसे हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस बोलते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, जहां पर हमारा ये बाहर का जो कान, जो आपको कान बोलते हो जिसको सीधा, ठीक है, यही आपका क्या है दोस्तों, ओरिकल और पिन्ना है। ये किसका बना होता है, फाइब्रो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड बाय फाइब्रो कार्टिलेज एंड कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यूज एंड स्किन। फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा और स्किन के द्वारा क्या होता है, कवर्ड होता है। ठीक है, अब ये जब अंदर की तरफ एंटर करता है, यहाँ पर ये मिल रहा है, उसे ऐसे हम कोनका बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, कोनका के नाम से जानते हैं। जहां पर ये मिलके इस प्रकार से मिल रहा है, जहां से आपका ये जो ट्यूब है ये स्टार्ट हो रही है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, कोनका बोलते हैं इसे हम। ठीक है, इसे हम किस नाम जानते हैं, कोनका। फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस कहां तक होता है, ईयर ड्रम तक होता है आपका। कहां तक होता है, ईयर ड्रम, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक।
कहाँ तक होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक होता है। और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को किस नाम जानते हैं, ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं। मिडिल जो लेयर होती है दोस्तों, सॉरी मिडिल जो ईयर होता है, जिसे हम इसकी जो कैविटी है मिडिल ईयर की, इसे हम टिम्पेनिक कैविटी भी बोलते हैं। मिडिल ईयर की जो कैविटी है उसे हम किस नाम जानते हैं, टिम्पेनिक कैविटी। इसके अंदर 3 प्रकार की बोन होती है दोस्तों। एक आप सबने सुना हुआ होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। एक मैलियस होती है, एक इनकस होती है, और एक क्या होती है, स्टेपेज। ठीक है, मैलियस, इनकस और स्टेपेज, 3 इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, लेयर होती है। मैलियस की जो शेप होती है वो हैमर शेप होती है, सुना होगा आपने। ये एनिविल शेप होता है, और ये स्टीरअप शेप होता है। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्टीरअप शेप होती है। हैमर, एनविल और स्टीरअप, HAS, हैज, मिस, MIS, मिस हैज, मैलियस, इनकस और स्टेपेज। ठीक है, ये 3 ईयर ओसिकल्स होती है। इन्हें किस नाम जानते हैं, ईयर ओसिकल्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, इसके अंदर 2 मसल्स भी होती हैं। 2 मसल्स होती है इसके अंदर। एक होती है टेंसर टिम्पेनी मसल, टेंसर टिम्पेनी मसल। ठीक है, एक मसल कौन सी होती है, टेंसर टिम्पेनी, और एक होती है स्टेपेडियस। तो सबसे छोटी बोन होती है स्टेपेज, उसी के नाम से स्टेपेडियस मसल है। एक मसल होती है टेंसर टिम्पेनी मसल। एक इसके अंदर मिडिल एयर में एक ट्यूब भी होती है, जो कि हमारी नेजोफेरिंक्स से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। नेजोफेरिंक्स से एक ट्यूब कनेक्टेड होती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, यूस्टेचियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। इस ट्यूब को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, यूस्टेचियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। ये क्या काम करती है कि जो बाहर से तो एयर जाने के लिए इधर की साइड तो जो ईयर ड्रम है दोस्तों, उसके प्रेशर को बन जाए एयर के द्वारा, लेकिन इधर के प्रेशर को बनाने के लिए कि एनवायरमेंटल जो एयर है वो मिले, तो इसको बैलेंस करने के लिए कि ईयर ड्रम में दोनों तरफ से प्रेशर क्या रहे दोस्तों, बैलेंस रहे, इसलिए किससे कनेक्टेड रहती है, नेजोफेरिंक्स से क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है। ये ट्यूब किससे कनेक्टेड रहती है, नेजोफेरिंक्स से कनेक्टेड रहती है, नेजोफेरिंक्स। इसके बाद तीसरे जो पार्ट होता है दोस्तों, दैट इज इनर एयर। ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आपको अगर इतना समझ में आ गया तो बहुत है। एग्जाम में कोई ऐसी चीज नहीं पूछता वो। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वेस्टिब्यूल और एक होता है कोक्लिया। बस यही से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पार्ट बैलेंस बनाता है, कौन सा ईयर। ठीक है, इनर ईयर के वैसे भी 2 पार्ट बांधते हैं। एक बांधते हैं हम बोनी लेबिरिंथ, और इनर ईयर को हम लेबिरिंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ईयर जो होता है हमारा, ये टेम्पोरल बोन के अंदर ही रहता है, तो बोन के अंदर रहता है ये। तो जो बोनी जो पार्ट होता है दोस्तों, वो कहलाता है बोनी लेबिरिंथ, और ये अंदर वाला जो पूरा पार्ट है, ये वेस्टिब्यूल जो कोक्लिया आते हैं, इसे बोलते हैं मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। ठीक है, और इनर लेयर को क्या बोलते हैं, लेबिरिंथ के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो ये बोन है, इस बोन, ये बोन होगी बोनी लेबिरिंथ, बोनी लेबिरिंथ। इस बोनी लेबिरिंथ के अंदर रहता है ये वेस्टिब्यूल और कोक्लिया। ठीक है, वेस्टिब्यूल और कोक्लिया इसके अंदर रहती है। तो ये हो गया आपका मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। अंदर वाला पार्ट क्या हो गया, मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ हो गया, लेबिरिंथ, लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनियस जो लेबिरिंथ है दोस्तों, इसके बीच में जो फ्लूइड होता है उसे हम पेरीलिम्फ के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम जानते हैं, पेरीलिम्फ। और जो इसके अंदर जो फ्लूइड होता है मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ के अंदर, जो ट्यूब्स के अंदर जो फ्लूइड होता है, उसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, एंडोलिम्फ के नाम से जानते हैं, एंडोलिम्फ। तो ये जो इनके जो अंदर जो है वेस्टिब्यूलर कोक्लिया के अंदर जो फ्लूइड है, उसके अमाउंट क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाते हैं। पेरीलिम्फ की अमाउंट इंक्रीज नहीं होती है। एंडोलिम्फ की अमाउंट क्या हो जाती है, मेनियस डिजीज में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, देखो वेस्टिब्यूल वी से याद रखो, बी ऐसे जुड़ता है ना, बैलेंस। और कोक्लिया कान, सी फॉर कान, सी फॉर कोक्लिया, ऐसे याद रख लो, कोक्लिया। ठीक है, तो ये हियरिंग का काम करता है, सुनने का काम करता है। ये हियरिंग का काम करेगा, ये आपका बैलेंस का काम करेगा। बस इतना आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पर जो एंडोलिम्फ है दोस्तों, इसकी अमाउंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, इसे ही हम मेनियस डिजीज के नाम से जानते हैं। इसके कारण क्या होता है दोस्तों, कई सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं पेशेंट के अंदर। जैसे कि पेशेंट के अंदर कानों के अंदर घंटी सुनाई देना, टेनिटस, चक्कर आने लग जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है, वर्टिगो है, ये देखने को मिलता है। तो ऐसे सिम्टम्स किस में दिखाई देते हैं दोस्तों, मेनियस डिजीज में दिखाई देते हैं। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस 2 याद रख लो आप। तो टिनिटस और वर्टिगो क्या होते हैं, इसमें आते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो इस डिजीज को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मेनियस डिजीज के नाम से जानते हैं। बहुत ही मतलब जब एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है कि भाई आपको ये लगे कि लेबिरिंथ क्या हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, आपका इनर ईयर रैप्चर हो जाएगा दोस्तों, उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, लेबिरिंथेक्टोमी करते हैं।
ठीक है, उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, लेबिरिथेक्टोमी करते हैं। नहीं तो हम उसका ट्रीटमेंट ही चलाते हैं, उसको प्रोक्लोरोपैराजीन देते हैं, ठीक है, उसके द्वारा ट्रीट करने, बेंजोडाइजेपिन देंगे, लोराजेपाम है, लोराजेपाम देकर हम उसको क्या करेंगे, ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक एट्रोपिन देकर ट्रीट करने की हम उसको कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर इन सबसे भी अगर वो फिर ठीक नहीं हो पाती है तो उस लास्ट कंडीशन के अंदर फिर हमें क्या करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहे भाई आपने किसी पेशेंट का लेबिरिथेक्टोमी कर दिया, इनर ईयर रिमूव कर दिया, तो आप ये बताओ कि वो पर्सन सुन सकता है क्या? तो आपको सर कैसे सुनेगा, जब उसका इनर ईयर ही आपने रिमूव कर दिया तो वो पर्सन परमानेंटली क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल डीफनेस हो जाएगा उसके अंदर, वो हमेशा के लिए उसका सुनना क्या हो जाता है दोस्तों, बंद हो जाता है। तो यही क्या करेंगे, हम उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि उसको जो उसका ऑपरेशन हो रहा है उसको पता तो होना चाहिए ना कि भाई मेरा ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद में मुझे सुनाई नहीं देगा, तो ये क्या होता है उसको बताना जरूरी होता है। पहला देखा एब्सेंस ऑफ पेन, कि भाई इसके अंदर क्या नहीं होगा दोस्तों, पेन नहीं होगा, तो ये कोई एक्सपेक्टेड आउटकम तो है नहीं, क्योंकि वैसे भी मेनियस डिजीज के अंदर पेन होता भी नहीं है, तो ऐसे तो है नहीं उसको पहले भी पेन नहीं हो रहा और आपको हो गया आपको सर्जरी के बाद पेन नहीं होगा, अरे भाई वो कहेगा मुझे तो पेन पहले से नहीं है, क्योंकि मेनियस डिजीज में तो वैसे ही पेन नहीं होता, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेरुमन जो है वो कम बनने लग जाएगा, डिक्रीज्ड सेरुमन कान के अंदर जो बनता है वैक्स लाइक स्ट्रक्चर मोम, तो वो क्या हो जाएगा, कम बनने लग जाएगा। तो उसमें कोई ज्यादा बनने लग जाता है क्या कोई, जिससे आप ये कहोगे कम बनने लग जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्मेल से इसका कोई लेना देना है ही नहीं, तो ये भी गलत। तो राइट जो आंसर हो जाएगा परमानेंट इरिवर्सिबल डीपनेस हो जाएगा, परमानेंट इरिवर्सिबल डीपनेस लिख लो। देखो मेनियस डिजीज में एंडोलिम्फ की अमाउंट बढ़ जाती है, एंडोलिम्फ की अमाउंट बढ़ जाती है और अगर पेशेंट की सर्जरी लेबिरिथेक्टोमी सर्जरी की जाती है तो उसे सर्जरी से पहले यह बताना जरूरी होता है कि वह परमानेंट इरिवर्सिबल डीपनेस कि वह परमानेंट डीप हो जाएगा, डीपनेस की लोग परमानेंट इरिवर्सिबल डीप हो जाएगा। ठीक है, बहरा हो जाएगा, वो परमानेंटली इरिवर्सिबल डीप हो जाएगा, ये बताना क्या होता है उसको जरूरी होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A nurse is developing a teaching plan for a client with otosclerosis। एक क्लाइंट दोस्तों उसको ऑटोस्क्लेरोसिस है। ऑटोस्क्लेरोसिस यंगर एज में डीपनेस होने का सबसे बड़ा कारण होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यंगर एज डीपनेस इज ऑटोस्क्लेरोसिस। ऑटोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, ऑटो का मतलब हो गया ईयर ओसिकल्स एंड स्क्लेरोसिस का मतलब हो गया हार्डनिंग। तो जो स्टेपिस जो बोन है ना दोस्तों, उसकी हार्डनिंग हो जाती है। स्टेपिस जो बोन है उसकी क्या हो जाती है दोस्तों, हार्डनिंग हो जाती है। ये स्टेपिस जो बोन है जुड़ी हुई रहती है इनर ईयर से ओवल विंडो के थ्रू। एक स्ट्रक्चर होती है ओवल विंडो, तो इसी के द्वारा ये क्या करती है दोस्तों, साउंड वेव को अंदर एंटर करवाती है। साउंड वेव क्या करती है, अंदर जाती है। अब इसकी जब हार्डनिंग हो जाती है, स्टेपिस बोन की क्या हो जाती है दोस्तों, हार्डनिंग हो जाती है। उसके हार्डनिंग होने के कारण क्या होगा कि ये जो मूवमेंट है ये नहीं कर पाती है, तो इसके कारण जो साउंड वेव्स हैं वो इनर ईयर में कम मात्रा में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो डिक्रीज हो जाती है। साउंड वेव्स क्या हो जाती है दोस्तों, डिक्रीज हो जाती है। तो उसके कारण पर्सन को सुनना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पर्सन को सुनना क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
इस डिजीज को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ऑटोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। इस डिजीज को हम किस नाम से जानते हैं? ऑटोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। बस इसके आप तो ये याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो ऑटोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है कि स्टेपीज जो बोन है उसकी क्या होने लग जाना, बोन हो जाना, उसका ज्यादा हार्डनिंग हो जाना, उसका क्या कहलाता है? ऑटोस्क्लेरोसिस कहलाता है, जिसके कारण जो कंडक्शन जो है दोस्तों उसमें क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। कंडक्शन में क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। जो साउंड है वो सही तरह से नहीं जा पाती है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं? ऑटोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। अब इस ऑटोस्क्लेरोसिस के अंदर अगर बहुत ज्यादा सीवियर स्टेज के ऊपर ही चला जाता है दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर तो कि भाई टोटली हियरिंग लॉस हो जाए, ऐसे नहीं होता एकदम से हियरिंग लॉस, धीरे 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 क्या होता है इसमें? हियरिंग लॉस होता है। इसके अंदर आप एक साइन भी दिखाई देता है ऑटोस्क्लेरोसिस में, साइन का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। स्क्वाड साइन होता है इसके अंदर, ठीक है। कोई पूछ सकता है कि स्क्वाड साइन किसमें देखने को मिलता है? तो ऑटोस्क्लेरोसिस में एक साइन देखने को मिलता है जिसे हम किस नाम जानते हैं? स्क्वाड साइन के नाम से जानते हैं। इस साइन के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों? रेडनेस आ जाती है। मिडिल ईयर के अंदर क्या दिखाई देने लग जाता है? रेडनेस ब्लश इन मिडिल ईयर। ये भी किसमें दिखाई देता है दोस्तों? ऑटोस्क्लेरोसिस में दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर टोटल हेयर लॉस हो जाए तो उसी कंडीशन में हमें स्टेपीज बोन को क्या करना पड़ता है? रिमूव करना पड़ता है, स्टेपिडेक्टोमी करना पड़ता है। फिर उसके द्वारा हम प्रोस्थेटिक लगाते हैं जो कि सिलिकॉन की या टेफ्लॉन की बनी हुई होती है, वो स्टेपीज बोन क्या करते हैं? वहां पर सेट करते हैं। लेकिन ये जनरली नहीं किया जाता है, एक ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं है। अगर कंप्लीट हेयर लॉस हो जाए उस कंडीशन के अंदर ही हम ये करते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं भाई, ए नर्स इज डेवलपिंग ए टीचिंग प्लान फॉर ए क्लाइंट। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको ऑटोस्क्लेरोसिस है, उसके लिए हम टीचिंग प्लान बना रहे हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान? कौन सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी चाहिए? स्टेपिडेक्टोमी इज द प्रोसीजर ऑफ चॉइस। मैंने आपको अभी बताया प्रोसीजर ऑफ चॉइस नहीं है ये सिर्फ हम उस कंडीशन में करेंगे जब टोटल हियरिंग लॉस हो जाता है, पूरा हियरिंग लॉस हो गया तभी हमें ये करना पड़ता है, नहीं तो हम नहीं करते हैं। इसलिए हम प्रोसीजर ऑफ चॉइस बोलना क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। तो कंडक्टिव जो हियरिंग लॉस है, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर किसी भी प्रकार का कंडक्टिव हियरिंग लॉस है दोस्तों, तो उसमें हम हियरिंग एड्स यूज करेंगे। और अगर मान लो जो हियरिंग लॉस है वो सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस है, तो उसके अंदर हमें कोक्लियर इंप्लांट डालना पड़ता है। उसमें क्या करते हैं? कोक्लियर इंप्लांट डालते हैं। तो ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस ही है। मैंने आपको बताया कि कंडक्शन में प्रॉब्लम होगी, जो साउंड वेव कंडक्शन के द्वारा जा रही है वो अंदर इंसर्ट नहीं कर पाएंगी। तो अब कंडक्शन के अंदर प्रॉब्लम है तो उसमें क्या यूज कर सकते हैं? हम हियरिंग एड्स यूज कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हियरिंग एड्स यूजुअली रीस्टोर सम हियरिंग्स। की हियरिंग एड्स यूजुअली क्या करती हैं? कुछ हियरिंग्स को क्या करती हैं दोस्तों? ऐड करती हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द क्लाइंट इज यूजुअली अनेबल टू हियर बास टोन। जो मतलब कि टोन्स कई प्रकार की साउंड होती है, उसमें से जो बास जो साउंड होती है, ठीक है, एक स्पेशल प्रकार की साउंड है। जैसे आप मोबाइल चलाते हो, ईयरफोन चलाते हो, उसकी सेटिंग में जाके देखोगे, वहां भी कई बार ऐसे मिलता होगा आपको ये वर्ड बास साउंड। तो ऐसा नहीं होता कि भाई एक ही प्रकार की साउंड नहीं, उसको अगर नहीं सुनेगा तो कुछ ही नहीं सुनेगा, अगर सुनेगा तो सारी साउंड सुनेगी। ऐसा नहीं कि स्पेशल प्रकार की भाई रिमिक्स नहीं सुनेगा, ये नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एयर कंडक्शन इज मोर इफेक्टिव देन बोन कंडक्शन। ये तो नॉर्मल है ही, अगर एयर कंडक्शन ही अगर मोर इफेक्टिव है बोन कंडक्शन से तो उसको प्रॉब्लम ही नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। बोन कंडक्शन जो होता है दोस्तों दैट इज मोर इफेक्टिव देन एयर कंडक्शन हो जाता है। इसके अंदर उल्टा हो जाता है, क्योंकि एयर कंडक्शन तो नॉर्मल होता ही है, मोर इफेक्टिव है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पाता। तो इसमें बोन कंडक्शन हो जाता है मोर इफेक्टिव देन एयर कंडक्शन। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स यूजुअली रिस्टोर सम हियरिंग। तो लिखो ऑटोस्क्लेरोसिस के क्लाइंट में कंडक्टिव हियरिंग लॉस को दूर करने के लिए, कंडक्टिव हियरिंग लॉस को दूर करने के लिए कंडक्टिव हियरिंग लॉस को दूर करने के लिए हियरिंग एड्स का यूज किया जाता है। हियरिंग एड्स का यूज किया जाता है। चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्लासगो कोमा स्केल का क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि एक क्लाइंट इज एडमिटेड पोस्ट ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको पोस्ट ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है, ठीक है, उसको ब्रेन इंजरी हुई है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ था उसका, उसके कारण उसको पोस्ट ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है।
एंड मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं उसको, साथ में उसको क्या है, कई सारे फ्रैक्चर्स हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो रहे हैं उसको। द क्लाइंट आईज रिमेन्स क्लोज्ड, क्लाइंट की जो आई है दोस्तों वो क्लोज्ड है, एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ वर्बलाइजेशन, वो बोल भी नहीं रहा है, आईज भी क्लोज्ड है और कोई भी मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, तो आप उसको कितने नंबर दोगे? व्हेन द नर्स चेंजेस द क्लाइंट पोजीशन, व्हाट स्कोर ऑफ द ग्लासगो कोमा स्केल शुड द नर्स डॉक्यूमेंट, बताओ आप उसको कितना स्कोर दोगे? आप जानते हो दोस्तों ग्लासगो जो कोमा स्केल है, वो कोमा स्केल है, उसका सबसे कम जो स्कोर है ना, उसमें हम तीन चीजें चेक करते हैं। सबसे पहली चीज तो ईवीएम, आई, ठीक है, आई मूवमेंट, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटार एक्टिविटी, या मोटार रेस्पॉन्स या मोटार एक्टिविटी, तीन चीजें हम उसमें चेक करते हैं। इसको शॉर्ट में आप कैसे याद रखते हो? ई, वी और एम याद रखते हो, ठीक है। इसका मैक्सिमम जो स्कोर होता है, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें कितना होता है? 6 होता है। 4, 5 और 6 देते हैं हम स्कोर, तो टोटल जो स्कोर होगा, मैक्सिमम जो स्कोर होगा दोस्तों, वो कितना हो गया टोटल? वो 4 + 5 और +6, तो कितना हो गया? 15 हो गया। और मिनिमम स्कोर, हर पैरामीटर का मिनिमम स्कोर 1 होता है, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो मिनिमम जो स्कोर हो गया वो कितना होता है दोस्तों? 3 होता है। मतलब एक मरा हुआ जो इंसान है, डेड पेशेंट है, उसका भी कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। अब इसमें यहां पर तीनों यही दे रखा है कि आई उसकी क्लोज्ड है। देखो आप स्कोर में बता देता हूं, चलो सबसे अगर हम आईज की बात करें, तो अगर वो अपने आप आके खोल रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे, तो स्पॉन्टेनियसली अगर कोई भी पेशेंट आई ओपन करता है ना, तो फिर हम उसको कितनी देंगे? आईज में आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम 4 दे रहे हैं हम, तो 4 के 4 दे देंगे उसको हम, तो 4 नंबर दे देंगे हम उसको, ठीक है। फिर 3 देंगे, फिर 2 देंगे, फिर क्या देंगे? 1 देंगे। अगर आईज ओपन ही नहीं करता, नो आईज ओपन, तो 1 दे देंगे, ठीक है। अगर आई ओपन करता है, आई ओपन बाय साउंड, हमने उसको बोला, बोलने से उसने आई ओपन की, तो 3 नंबर दे देंगे। अगर वो आईज ओपन करता है, आईज ओपन बाय पेन, ठीक है, हमने उसकी सुई चुभाई, कुछ भी किया, तब उसने आईज ओपन की, तब कितने देंगे उसको? हम 2 नंबर देंगे। और अगर वो आई ओपन नहीं करता, तो हम उसको कितने नंबर देंगे दोस्तों? 1 नंबर देंगे। तो इस कंडीशन में हम उसको कितना नंबर देंगे? 1 ही नंबर देंगे ना। इस क्वेश्चन में वो आई ओपन कर ही नहीं रहा है, तो 1 नंबर दे देंगे। आई के बाद में आता है दोस्तों वर्बल, वर्बल रेस्पॉन्स से, ठीक है। अब वर्बल में क्या करेंगे हम, ठीक है, कहां गया वो? हाँ, अच्छा, वर्बल में मैक्सिमम नंबर कितने देते हैं हम? 5 देते हैं, और मिनिमम कितने देते हैं? 1 देते हैं। तो चलो 5 दो, 5 दोगे, 4 दोगे, 3 दोगे, 2 दोगे और 1 दोगे। 1 का मतलब कोई नो वर्बल रेस्पॉन्स, जो कि इस क्वेश्चन में हो रहा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा वो। 5 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि आपने उसको बोला, और बोलने के साथ ही उसने क्या किया? रेस्पॉन्ड दिया। मतलब आपने उसको जो बोला, उसी के साथ ही वो क्या कर रहा है? कमांड को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, ठीक है। कमांड को क्या कर रहा है दोस्तों? वो फॉलो कर रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर आप उसे क्या दोगे? पूरे 5 नंबर दोगे, ठीक है। तो वो ओबे कर रहा है कमांड को, ओबे कमांड। आपने उसको बोला भाई ऐसे करो, ऐसे करो, तो वो वही चीजें कर रहा है, वैसे ही वो बोल रहा है। तो वो क्या करेगा? आपने उसको बोला कि आपका क्या नाम है, मुझे पिता बोल रहा है हाँ ये नाम है, अच्छा तो ये बताओ, ये बताओ, तो वो सब चीजें वही कर रहा है। तो उसे क्या बोलेंगे उसे? कि वो ओरिएंटेड है, कमांड को बिल्कुल ओबे कर रहा है। ओरिएंटेड भी लिखा हुआ सकता है, वो अच्छी तरह से क्या है दोस्तों? ओरिएंटेड भी है, ठीक है। या फिर 4 नंबर पे इसमें क्या होगा कि अब उसने आपको बोला, लेकिन वो कंफ्यूज्ड लग रहा है, बोल तो रहा है, शब्द तो बोल रहा है, लेकिन वो शब्द जो बोल रहा है ना, वो आपके जवाब दे रहा है, बस सही तरह से नहीं दे पा रहा है। तो फिर वो क्या कहलाएगा दोस्तों? आपका कंफ्यूज्ड कहलाएगा, ठीक है। कुछ वर्ड्स बोल रहा है जो कि जिनकी कोई मीनिंग नहीं है, तो फिर उसको कितने नंबर दोगे आप? 3 नंबर दोगे। कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो, जो कि मीनिंगलेस है, आपको समझ में नहीं आ रही है, आ पिंग पोंग कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में, कुछ वर्ड्स बोल रहा है, दिल्ली, वो जयपुर, कुछ आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो 3 नंबर दे दोगे। अगर साउंड्स बोल रहे हैं तो 2 नंबर दे दोगे। आप बोल रहे हो, बोल तो रहा है लेकिन कंफ्यूज लग रहा है, तो 4 नंबर दे दोगे। और बिल्कुल आपकी कमांड्स को फॉलो कर रहा है, जैसे आप बोल रहे हो, आपको ओरिएंटेड लग रहा है कि भाई आप कहाँ हो, कैसे हो, जो भी चीजें बोल रहा है वो सब बोल रहा है वो, तब उसको आप कितने नंबर दे दोगे? उसको आप 5 नंबर दे दोगे। अब इस क्वेश्चन में आप कितने नंबर दोगे? उसको 1 नंबर दे दोगे, ठीक है। फिर तीसरी जो है दोस्तों मोटार एक्टिविटी। मोटार एक्टिविटी के अंदर 6, 5, 4, 3, 2 और 1,
तो एक के अंदर तो कोई एक्शन नहीं है, नो मोटार एक्टिविटी, नो मोटार एक्टिविटी। यहां पर जो रहेगा वो डी कोर्टिकेट रहेगा, डी कोर्टिकेट। यहां पर रहेगा डी सेरिब्रेट, सेरिब्रेट। यहां पर फ्लेक्शन रहेगा और यहां पर एक्सटेंशन रहेगा। यहां पर नो पेन, कोई पेन नहीं होगा उसे। यहां पर वो आपको जो कहोगे आप उसको ओबे करेगा कमांड को, ठीक है। यहां पर पर्पजफुल एक्टिविटी बाय आफ्टर पेन, पर्पजफुल एक्टिविटी अभी समझा देता हूं मैं, आफ्टर पेन। ओबे कमांड का मतलब क्या होगा दोस्तों, वहां पर तो बोलने से रिलेटेड है, यहाँ पर एक्टिविटी आप उसको हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर कर रहा है, नीचे करो, नीचे कर रहा है, जो भी आप कर रहे हो वो सारी मोटर एक्टिविटी वो कर रहा है, गर्दन हिलाओ, ये हिलाओ, सब कर रहा है वो, ठीक है। यहाँ पर वैसे नहीं बोल रहा, लेकिन आपने जैसे उसको यहाँ पर चुबाया तो इसी जगह पे हाथ को क्या कर रहा है, मूवमेंट करवा रहा है, यहाँ चुबाया, यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, तो फिर आप उसको कितने नंबर दोगे, 5 नंबर दोगे। आप उसको कोई पेन ही फील नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप उसके कितने नंबर दोगे दोस्तों, 4 नंबर दोगे। डीकोर्टिकेट मतलब कि उसकी पूरी बॉडी फ्लेक्शन के अंदर चली गई है, ठीक है। आप इमेज डाउनलोड करके देख सकते हो गूगल पे, पूरी बॉडी अगर फ्लेक्शन में चली जाती है दोस्तों तो इसे हम डीकोर्टिकेट पोजीशन बोलते हैं। इसमें हम 3 नंबर देंगे, आगे आएगा ही, मैं और अच्छे से समझाऊंगा आपको, अभी थोड़ा इतना नहीं समझा पाऊंगा, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। डी सेरिब्रेट का मतलब एक्सटेंशन करता है, 2 नंबर दोगे, और कोई एक्शन नहीं है दोस्तों तो आप उसको कितने नंबर दोगे, 1 नंबर दोगे। तो इस क्वेश्चन में तीनों में उसको एक एक ही नंबर मिलेगा, कुछ भी नहीं कर रहा हो, तो टोटल जो नंबर है दोस्तों उसको कितने मिल जाएंगे, उसको 3 नंबर मिल जाएंगे। एक मरा हुआ इंसान है उसको भी 3 ही नंबर देते हैं, डेड पेशेंट को भी 3 ही देते हैं, उसको भी यहाँ पर कितने मिलेंगे, 3 ही नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखवाने की कोई जरूरत है नहीं, है ना, कुछ लिखना चाहो तो लिख लो, क्या लिखोगे इसमें, तो लिख लो। अगर कोई पेशेंट आईज ओपन नहीं करता, आईज ओपन नहीं करता, अगर कोई पेशेंट आईज ओपन नहीं करता, कोमा कोई वर्बल और मोटार एक्शन नहीं करता, तब भी उसे 3 ग्लासगो कोमा स्कोर मिलेगा, कोमा स्कोर मिलेगा। अगर ये नंबर 3 से 8 आते हैं ना, किसी भी पेशेंट के अगर ग्लासगो कोमा स्कोर 3 से 8 आते हैं तो ये सीवियर ब्रेन इंजरी को शो करता है। अगर ये 9 से और 12 आते हैं ना तो ये दिखाते हैं मॉडरेट ब्रेन इंजरी को, और अगर 13 से 15 आते हैं तो माइनर इंजरी को, मतलब हेल्थी है वो, 15 आ गए तो उसका, ये भी थोड़ा सा देख लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर, ये तो मैंने आपको करवा दिया ना, बहुत सिंपल है, करवाया हुआ है मैंने आपको क्वेश्चन। What clinical indicator does the nurse expect to identify when assessing a client with a brain tumor in the occipital lobe? ऑक्सीपिटल लोब में अगर ब्रेन ट्यूमर होगा तो किस चीज में प्रॉब्लम आएगी, बताओ। मैंने आपको लोब बताए थे ना, उसके अंदर एरियाज बताए थे, मैंने आपको सबके एरिया बता रखे हैं कि भाई उसके अंदर हेमीप्रेसिस होगा, क्या हेमीप्रेसिस मतलब वीकनेस होगी हाफ ऑफ बॉडी के अंदर, तो ये फ्रंटल लोब के अंदर हो सकता है प्रॉब्लम पे, क्योंकि मोटार एक्टिविटी के लिए इन सब के लिए क्या जरूरी है, फ्रंटल लोब जरूरी है, ठीक है। तो हेमीप्रेसिस इसके लिए होता है। तो ऑक्सीपिटल लोब में होगा तो क्या होगा दोस्तों, विजन के लिए जरूरी है ऑक्सीपिटल लोब, तो ये विजुअल हेलुसिनेशन को दिखाएगा। पर्सनैलिटी चेंज भी फ्रंटल लोब से रिलेटेड है। एक रिसेप्टिव एफेजिया, ठीक है, तो रिसेप्टिव जो एफेजिया है दोस्तों वो किसको दिखाता है, आपका टेम्पोरल लोब एफेजिया को दिखाएगा, टेम्पोरल लोब में, क्योंकि जो वर्निकेज जो एरिया है वो किस में प्रेजेंट होता है, टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और रिसेप्टिव का मतलब यहाँ पर रिसेप्टिव एफेजिया का मतलब यही हो गया कि वो उसको जो वर्ड से उनको ले भी नहीं पा रहा है वो, तो ये रिसेप्टिव एफेजिया है, वर्निक्स से रिलेटेड आएगा। और एक्सप्रेसिव, अगर एक्सप्रेसिव एफेजिया आता है तो एक्सप्रेसिव एफेजिया का मतलब होता है आपका फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम है, उसे ब्रोकाज एरिया में प्रॉब्लम है, ठीक है। मैंने आपको बताए थे ना, सारे एरिया बताए थे मैंने आपको यार, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से आप बांट लो, फ्रंटल लोब, ये पैराइटल लोब, ये टेम्पोरल लोब और ये ऑक्सीपिट लोब। ऑक्सीपिट में मैंने आपको क्या बताया था, विजन बताया था। टेम्पोरल में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी TAWO,
ऐसे याद रख लेना, मैंने आपको ऐसे ही बताया था ना। तो फिर T4 आपको बताया था मैंने टेम्पोरल याद रख लो, A4 मैंने आपको बताया था ऑडिटरी एरिया याद रख लो, B4 याद रख लो वर्निकेज स्पीच एरिया, वर्निकेज स्पीच एरिया, और O4 क्या याद रख लो आप, ओल्फैक्टरी। ठीक है, पैराइटल जो एरिया है उसमें मैंने आपको बताया था प्राइमरी गर्ल्स स्कूल, तो G4 गैस्टेटरी, और S4 क्या बताया था मैंने आपको, सोमेटो सेंसरी, सोमेटो सेंसरी एरिया। जो कि जरूरी होता है, टच, वाइब्रेशन, पेन, प्रेशर, ये सबके रिलेटेड ये एरिया होता है। तो पैराइटल लोब। फ्रंटल में मैंने आपको बताया था कई सारे एरिया बताए थे मैंने आपको। एक तो मैंने आपको बताया था प्री फ्रंटल एरिया, एक प्राइमरी मोटार एरिया, एक प्री मोटार एरिया, प्री मोटार एरिया, एक प्राइमरी मोटार एरिया। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था आपका ये ब्रोकाज एरिया, प्री फ्रंटल एरिया, प्री फ्रंटल एरिया, जो कि प्री फ्रंटल एरिया किस चीज से रिलेटेड था, थिंकिंग, रीजनिंग और जजमेंट। ठीक है, ये दोनों एरिया प्री मोटार और प्राइमरी मोटार एरिया, और प्री मोटार एरिया, जो प्राइमरी मोटार एरिया उसको सपोर्ट करता है, प्री मोटार एरिया ये इसको क्या करता था, सपोर्ट करता था। और ये मोटार एक्टिविटीज के लिए क्या होता है जरूरी, और स्पीच के लिए कौन सा एरिया था, ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया। तो ये सारे एरिया मैंने आपको समझाए हुए हैं। तो ऑक्सीपिटल लोब के अंदर विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो रिवाइज मैंने आपको करवा दिया एक बार पूरा। तो विजुअल हेल्यूसिनेशंस आएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो विजुअल हेल्यूसिनेशंस देखो, ऑक्सीपिट लोब में ट्यूमर होने पर, ऑक्सीपुट लोब में ट्यूमर होने पर विजुअल हेल्यूसिनेशन देखने को मिल सकते हैं, विजुअल हेल्यूसिनेशन देखने को मिल सकते हैं। किस चीज का डिसऑर्डर होता है, हेल्यूसिनेशन। अगर हम बात करें ना, कुछ क्वेश्चन हेल्यूसिनेशन की बताता हूं आपको मैं। हेल्यूसिनेशन किस चीज का डिसऑर्डर है, तो हेल्यूसिनेशन इज द डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। इल्यूजन के अंदर स्टिमुलाई क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हेल्यूसिनेशन के अंदर स्टिमुलाई क्या होता है दोस्तों, एब्सेंट होता है। स्टिमुलाई क्या होता है, एब्सेंट होता है। कोई चीज सामने है नहीं लेकिन वो हमें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, जीभ पर नहीं है, टेस्ट फील हो रहा है, हमें कोई टच नहीं कर रहा, टच फील हो रहा है, तो ये सब क्या कहलाता है, हेल्यूसिनेशन कहलाता है। क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन। क्वेश्चन आता है दोस्तों साइकेट्रिक में कि मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन कौन सा होता है। आंसर आएगा ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है कोकेन अब्यूज के अंदर कौन सा हेल्यूसिनेशन होता है, कोकेन अब्यूज, जो लोग कोकेन लेते हैं ना उनके अंदर कौन सा हेल्यूसिनेशन होता है, दैट इज टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन, टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। ठीक है, टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। और क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है जैसे डिलेरियम डिमेंशिया है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है, उनके अंदर कौन सा हेल्यूसिनेशन देखने को मिलता है। आंसर आएगा विजुअल हेल्यूसिनेशन, विजुअल हेल्यूसिनेशन, एक क्वेश्चन आता है कि हिप्नोगोगिक हेल्यूसिनेशन क्या होता है, हिप्नोगोगिक, और एक होता है हिप्नोपोम्पिक, हिप्नोपोम्पिक। तो गो का मतलब जाना, जब कोई आदमी सोने के लिए जा रहा है उस समय उसको हेल्यूसिनेशन हो रहे हैं, फॉलिंग एस्लीप। ठीक है, जब वो सोने के लिए जा रहा है, नींद में है, स्टार्ट ही हुई है नींद, उस दौरान अगर हेल्यूसिनेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हिप्नोगोगिक। और अगर वो उठने वाला है उस दौरान उसको हेल्यूसिनेशन हो रहे हैं, जब वो गेटिंग अप हो रहा है, उठ रहा है, उस दौरान हेल्यूसिनेशन हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हिप्नोपोम्पिक हेल्यूसिनेशन। एक हेल्यूसिनेशन होता है रिफ्लेक्स हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन या इसे हम बोलते हैं सिनेस्थीसिया। इसमें क्या होता है दोस्तों कि पर्सन को वैसे हेल्यूसिनेशन नहीं होगा, लेकिन एक सेंसरी मॉडलिटीज के अंदर, वन सेंसरी मॉडलिटीज के अंदर वो देखेगा, वन सेंसरी अभी समझाता हूं, मॉडलिटीज के अंदर वो देखेगा, और दूसरी अनोदर सेंसरी मॉडलिटीज के अंदर, अनोदर सेंसरी मॉडलिटीज के अंदर उसको क्या होगा, हेल्यूसिनेशन होगा। तो इसे हम रिफ्लेक्स हेल्यूसिनेशन बोलते हैं। अभी समझाता हूं। एक सेंसरी मॉडलिटीज का मतलब क्या हुआ,
कि कोई आदमी ऐसे कहेगा कि जैसे ही मैं लाइट की तरफ देखता हूं तो लाइट तो क्या हो गया, विजन हो गया, अब उसे प्रॉब्लम विजन से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी मुझे भगवानों की आवाज सुनाई देती है। अब भगवान वहां पे है तो सही ना, नहीं है ना, भगवान तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसको सुनाई दे रही है, तो हेलुसिनेशन तो ये हो गया। लेकिन उसको हमेशा नहीं सुनाई देती भगवानों की आवाज, जब वो किस में देखता है, लाइट में देखता है। किस में देखता है, लाइट में देखता है। तो लाइट मतलब विजन, विजन एक सेंसरी मॉड्यूलिटी से देखने वाला, लेकिन उसको प्रॉब्लम किस में आ रही है, सुनने वाले में आ रही है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहा है उसको। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन के नाम से हम इसे जानते हैं, या इसे हम बोलते हैं सिनेस्थीसिया। क्या बोलते हैं, सिनेस्थीसिया के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, और कभी फिर बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा पढ़ना है हमें। ए क्लाइंट इज टू हैव ए पैरोटिडेक्टोमी। ठीक है, पैरोटिड जो ग्लैंड है, सैलिवरी जो ग्लैंड दोस्तों, वो क्या कर रहे हैं, हम इसको रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या था, एक कैंसरस लीजन था। तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जिसके लिए क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। तो पैरोटिड ग्लैंड को जब रिमूव करते हैं ना, तो फेशियल नर्व की इंजरी होने के चांसेस होते हैं, इसलिए परमानेंटली फेशियल नर्व डिसफंक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, ए ट्रैक्यूस्टोमी। अरे भाई ये कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है, ट्रैक्यूस्टोमी तो एक प्रोसीजर है, तो इसको तो वैसे ही रिमूव कर दो, कोई काम का नहीं है। फेज सिंड्रोम के अंदर क्या हो जाता है, इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है पैरोटिड ग्लैंड का, तो ये इसके कारण से, इसका कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं है ना, कि भाई इसके कारण इन्फ्लेमेशन हो गया। क्यों, क्योंकि जिस ग्लैंड को आपने हटा दिया उसका कहां से इन्फ्लेमेशन होगा, पैरोटिड ग्लैंड का तो इन्फ्लेमेशन होगा नहीं, तो इसलिए इसका आंसर फेज सिंड्रोम में नहीं आएगा। दूसरा दे रहा कि सैलाइवेशन इंक्रीज हो जाएगा। जो ग्लैंड सैलाइवा बना रही है, उस ग्लैंड को आपने बाहर फेंक दिया निकाल के, तो वो सैलाइवा ज्यादा होगा या कम होगा, तो सैलाइवेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, नहीं कि इंक्रीज होगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फेशियल नर्व डिसफंक्शन हो सकता है, फेशियल नर्व डिसफंक्शन। तो लिख लो, पैरोटिडेक्टोमी के बाद एज ए कॉम्प्लिकेशन फेशियल नर्व डिसफंक्शन हो सकता है, फेशियल नर्व डिसफंक्शन हो सकता है, फेशियल नर्व डिसफंक्शन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फेनिटोइन से रिलेटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्लाइंट हु इज रिसीविंग फेनिटोइन, एक क्लाइंट है दोस्तों जो कि जिसे हम क्या दे रहे हैं, फेनिटोइन दे रहे हैं टू कंट्रोल सीजर डिसऑर्डर। सीजर डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए क्वेश्चन द नर्स रिगार्डिंग द मेडिकेशंस आफ्टर डिस्चार्ज, द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स इज दिस मेडिकेशन। फेनिटोइन जो होती है दोस्तों, या इसे हॉस्पिटल में एप्टोइन भी बोलते हैं हम, ये एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, एंटी एपिलेप्टिक। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है उसकी जो एक्टिविटीज है, न्यूरोनल एक्टिविटीज वो बढ़ जाती है, तो वो सीजर कहलाता है। बट उसके कारण डिजीज होना क्या कहलाता है, एपिलेप्सी कहलाता है। डिजीज एपिलेप्सी है, सीजर सिर्फ एक एपिसोड को कह सकते हैं हम। ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं दोस्तों, उस ड्रग को हम किस नाम जानते हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के नाम से हम इसे जानते हैं। जब सीजर आते हैं तब हम इसकी लोडिंग डोज देते हैं, तो इसकी जो लोडिंग डोज होती है वो अबाउट 10 to 20 mg पर kg होती है। जितना वेट होता है उसको 10 से 20 mg से गुणा कर दो। उसके बाद में फिर हमें सुबह शाम चलानी पड़ती है मेंटेनेंस डोज। तो मेंटेनेंस जो डोज होती है दोस्तों वो इसकी होती है 100 mg। कितनी होती है, 100 mg होती है। ठीक है, 100 mg देते हैं हम इसको, बीडी देते हैं, तो ये उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, मेंटेनेंस डोज हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से फेनिटोइन ड्रग दी जाती है। क्वेश्चन यहां से नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि फेनिटोइन जो ड्रग है उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये क्वेश्चन आता है कई बार। तो एक चीज ध्यान रखना, फेनिटोइन के कारण हो सकता है जिंजीवल हाइपरप्लेजिया,
जिंजीवल हाइपरप्लेजिया या रेड ब्राउन यूरिन, रेड ब्राउन जो यूरिन है वो भी देखने को मिल सकता है। एक इसकी होती है टॉक्सिसिटी, जब इसकी अमाउंट जो ब्लड है उसके अंदर बढ़ जाती है तो उसे टॉक्सिसिटी कहते हैं। ब्लड नॉर्मल थेरेपेटिक जो लेवल होता है वो 10 से 20 mg पर ml होता है, माइक्रोग्राम सॉरी। इसको आप देख लेना, मैं भी देख लूंगा mg है या माइक्रोग्राम है, मुझे थोड़ा सा इस पे रिस्पेक्ट है, लेकिन 10 to 20 होती है, शायद mg में ही होगी, ठीक है। 10 to 20, अभी आप भी चेक कर लेना एक बार गूगल पे, मैं भी देख के आपको बता दूंगा, पर ml होती है। अगर इससे ज्यादा डोज हो जाती है तो क्या कोज कर सकता है दोस्तों, ये टॉक्सिसिटी भी कोज कर सकता है। क्या कोज कर सकता है, टॉक्सिसिटी कोज कर सकता है। अब टॉक्सिसिटी के कारण भी, अगर इसकी दोस्तों टॉक्सिसिटी हो जाए ना, टॉक्सिसिटी के कारण भी पेशेंट को क्या आ सकते हैं दोस्तों, सीजर्स आ सकते हैं। बताओ कोई ड्रग काम किस ट्रीटमेंट में आ रही है, टॉक्सिसिटी के, लेकिन अगर आपने इसको ज्यादा दे दिया, इसकी टॉक्सिसिटी हो गई दोस्तों, तो उसकी टॉक्सिसिटी के कारण भी क्या आ सकते हैं, सीजर आ सकते हैं। पेशेंट के अंदर सीजर देखने को मिल सकते हैं, ट्रीमर्स आ सकते हैं, एक्टिविटीज जो है ज्यादा हो सकती है, हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, हाइपर जो एक्टिविटी है वो भी देखने को मिल सकती है, तो ये सब भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये जरूर ध्यान रख लेना, और कुछ याद होना हो, जिंजीवल हाइपरप्लेजिया जरूर ध्यान रखना, ठीक है। जो गम्स जो हैं वहां पर हाइपरप्लेजिया देखने को मिलती है, या ठीक है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, जिंजीवल हाइपरप्लेजिया के नाम से इसे जानते हैं। चलो वापस आ जाओ। इस ड्रग को है ना, एक बार लेने के बाद ऐसा नहीं है कि भाई कन्वर्जन आएंगे नहीं, ये कम जरूर करती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कन्वर्जन नहीं आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसे लाइफ लॉन्ग या प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक लेना पड़ता है, लंबे समय तक पीरियड तक हमें इस ड्रग को लेना पड़ता है। तो चलो देखते हैं, पहला क्या कह रहे हैं, विल प्रोबेबली बी कंटिन्यूड फॉर लाइफ, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो भी यही हो जाएगा कि आपको उसको बताना जरूरी है कि हो सकता है कि इस ड्रग को आपको क्या लेना पड़े, पूरी लाइफ भी लेना पड़ सकता है। दूसरा दोस्तों, प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ सीजर, वैसे ये ठीक है, लेकिन मोस्टली ऐसे कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये हमेशा के लिए सीजर्स को रोक नहीं सकती, कई बार सीजर्स बीच में आ भी सकते हैं, काम तो यूज तो हम इसीलिए करते हैं, बट वो कहती है दिस इज द बेटर आंसर, तो ये गलत हो जाएगा। नीड्स टू बी टेकन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, ये कह रहा है कि बस कुछ कभी कभी आपको जब इमोशनल स्ट्रेस हो तब ले लेना आप, ये बिल्कुल गलत है। इमोशनल स्ट्रेस नहीं, नॉर्मल कंडीशन, कुछ भी कंडीशन हो तो भी हमें ये ड्रग लेनी ही पड़ेगी, तो ये इसका नेक्स्ट स्टेप। कैन यूजुअली बी स्टॉप्ड आफ्टर ए ईयर्स एब्सेंस ऑफ सीजर, कि जब आपको एक साल तक सीजर नहीं आए तो इसको आप बंद कर देना, नहीं ऐसा नहीं होता, चाहे सीजर आए या नहीं आए, जब तक कि इसका जो लेवल है दोस्तों थेरेप्यूटिक रहेगा तब तक सीजर नहीं आएंगे, और सीजर फिर बाद में भी आ सकते हैं, इसलिए आपको ये ड्रग आप क्या नहीं कर सकते हो, स्टॉप नहीं कर सकते हो। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो लिखो फेनिटोइन, फेनिटोइन एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, एपिलेप्टिक ड्रग है जो कि प्रोलॉन्ग्ड और प्रोलॉन्ग्ड और लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ सकती है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने बज रहे हैं हमारे, देखते हैं एक बार, 2 3 4, अभी तो खूब बज रहे हैं हमारे क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बिल्कुल सिंपल ही आएंगे। अब ये क्वेश्चन भी सिंपल है। अब हमें मेन बस सीजर में क्या क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा रिलेटेड आएंगे। देखो, एक क्लाइंट विद हिस्ट्री ऑफ सीजर, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको सीजर की हिस्ट्री है, वो एडमिटेड हुआ है विद ए पार्शियल ओक्लूजन ऑफ द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। उसकी जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है दोस्तों, उसके अंदर क्या है, ओक्लूजन हो रहा है, रुकावट हो रही है उसके अंदर। द क्लाइंट हैज बीन टेकिंग फेनिटोइन ले रहा है वो पिछले 10 साल से। When planning care for this client, what should the nurse do first? ये फालतू में इस लैंग्वेज को बढ़ा रहा है, सिंपल सी लैंग्वेज ये है कि भाई सीजर का क्लाइंट है और आप उसकी प्लानिंग कर रहे हो केयर की, तो आप क्या करोगे, बस इतनी सी बात है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि प्लेस एन एयरवे एंड रीस्ट्रेंट्स एट द बेड साइड, गलत है ये। क्लाइंट को रीस्ट्रेंट करना है ना, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है आजकल, हम उसको कभी भी रीस्ट्रेंट नहीं करेंगे। रीस्ट्रेंट का मतलब क्या है, उसको बांधना, कि आप क्लाइंट को क्या कर लो, बांध दो। अब क्लाइंट को बांधोगे दोस्तों, तो जब उसके अंदर टोनिक क्लोनिक सीजर आएंगे, जब वो उसका शरीर खींचेगा या फिर उसके अंदर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, तो उस दौरान उसके इंजरी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम कभी भी क्लाइंट के अंदर क्या यूज नहीं करते, रिस्ट्रेंट यूज नहीं करते, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड दे रखा है, आस्क द क्लाइंट टू रिमूव एनी डेंचर्स एंड आई ग्लासेस,
भाई क्लाइंट आपके पास आया और आते ही आपने क्या कह दिया कि आप अपने एक काम करो, आप अपने डेंचर्स को, मतलब दांतों को, नकली जो दांत हैं उनको, और अपने आई ग्लासेस को हटा दो। हम क्लाइंट को सपोर्ट करते हैं कि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। तो ऐसा नहीं है कि अभी आपको पता भी नहीं है कि सीजर आएगा नहीं आएगा, लेकिन आप उसको हमेशा के लिए आप ये कह दो आप दांतों को नहीं लगाओगे, आप चश्मा नहीं लगाओगे, तो ये एक गलत ऑप्शन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर इंक्रीज रेस्टलेसनेस एंड एजिटेशन। ठीक है, तो ये नॉर्मल पर्सन में भी रेस्टलेसनेस हो सकता है, जब भी वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। डायरेक्टली आप सिर्फ सीजर वाले क्लाइंट के अंदर ये देखना कि भाई रेस्टलेसनेस है या एजिटेशन, उसके लिए आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसको, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गलत हो जाएगा। राइट जो आंसर आएगा, ऑब्टेन हिस्ट्री ऑफ सीजर टाइप एंड इंसिडेंट्स। अब ये समझाता हूं कैसे। भाई आपको है ना ये जरूरी जानना है कि उस पेशेंट को जो सीजर आया ना वो कौन से प्रकार का सीजर आया। कई प्रकार के सीजर हो सकते हैं, ठीक है। एक जो कंप्लीट सीजर हो सकता है, पार्शियल सीजर हो सकता है, या फोकल जो सीजर है वो हो सकता है। पूरे ब्रेन के अंदर अगर वो ओरिजिनेट हो रहा है तो वो आपका कंप्लीट सीजर है, अगर एक पार्ट में हो रहा है वो, ठीक है, तो पार्शियल है या फोकल है। फिर आपको ये जानना है कि उस सीजर में भी जैसे कंप्लीट या जनरलाइज जो सीजर है जो पूरी बॉडी में हो रहा है, जनरलाइज सीजर बोलते हैं, वो कौन सी टाइप का है। इसमें भी कई प्रकार के सीजर्स हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। भाई कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर सिर्फ टोनिक सीजर्स आते हैं, मतलब कि जो हाथ पैर एकदम से खिंचावट आ जाएगी, एकदम ऐसे एक्सटेंशन में आ जाएंगे वो, ठीक है। या फिर क्लोनिक होगा जिसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लग जाएगा, वो भी हो सकता है, ठीक है। या अटोनिक सीजर हो सकते हैं, एकदम से हेड गिर जाए, या फिर शरीर का कोई भी एक मसल काम करना एकदम से बंद हो जाए, वो इस प्रकार का सीजर अटोनिक सीजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रीटमेंट करने के लिए जानना जरूरी है कि कौन सा सीजर है, तो ये जानना इसके लिए जरूरी है। इसलिए हम क्या करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं सीजर के, कौन से टाइप के, कब हुआ, कैसे हुआ। तो क्यों, क्योंकि ट्रीटमेंट में क्या करेगा दोस्तों, हेल्प करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। तो लिखो, जब कभी भी कोई सीजर का पेशेंट एडमिट होता है तो उसके सीजर के टाइप्स और इंसिडेंट्स की हिस्ट्री लेना जरूरी है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि व्हेन एंटरिंग ए रूम ऑन ए मेडिकल यूनिट, कि आप मेडिकल यूनिट में एक रूम में क्या कर रहे हो दोस्तों, एंटर कर रहे हो। द नर्स आइडेंटिफाइज दैट ए क्लाइंट इज हैविंग सीजर। अब यहां पर क्लाइंट को दोस्तों सीजर आ रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वहां पर तो आप क्लाइंट, सीजर का क्लाइंट आया है, उस समय सीजर आ नहीं रहा है उसको ना, यहां पर सीजर आ रहा है। दैट ए क्लाइंट इज हैविंग ए सीजर, व्हाट शुड द नर्स डू इन एडिशन टू प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम सेल्फ इंजरी। सेल्फ इंजरी से प्रोटेक्ट करने के अलावा और क्या ऐड करोगे आप क्लाइंट के अंदर, ठीक है। पहले दे रखा है इंसर्ट एन ओरल एयरवे। कभी भी सीजर आने के दौरान आप क्लाइंट के ओरल एयरवे जो आता है, जैसे गुडेल एयरवे आता है, वो आप नहीं डालोगे। क्यों, क्योंकि उस दौरान डालोगे ना आप पेशेंट के भी डेंचर्स की इंजरी करवा सकते हो, ओक्लूजन करवा सकते हो वहां पे उसके, ठीक है। आप खुद का भी इंजरी करवा सकते हो, तो इसलिए ड्यूरिंग सीजर हम ओरल एयरवे इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, गलत है ये, ठीक है। इसका आंसर भी वही आएगा। टर्न द क्लाइंट ऑन द लेफ्ट साइड, एक साइड क्लाइंट को करेंगे, ये भी गलत है। सीजर खत्म होने के बाद हम क्लाइंट को एक साइड कर देंगे, क्योंकि जब तक सीजर आएगा तब तक हमें क्लाइंट को मॉनिटर करते हुए रहना जरूरी है। क्यों, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर टोनिक क्लोनिंग आएगा, आप उसको एक साइड करोगे वो सही तरह से वो नहीं कर पाएगा, तो उसकी भी इंजरी होने के चांसेस क्या हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए सीजर के बाद में बिगिन ऑक्सीजन बाई मास्क एट 8 लीटर पर मिनट। हम ऑक्सीजन को पहले बात तो फिक्स ही दे रखा है 8 लीटर, तो 8 कहां से आया ये किसी को नहीं पता। दूसरा, जब क्लाइंट जब सीजर के दौरान जाता है ना, तो उस दौरान वो क्या रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है, और आप उसको ऑक्सीजन भी दोगे तो भी कोई फायदा नहीं मिल पाता है उसको, तो उस दौरान ऑक्सीजन देने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उस दौरान भी हमें मॉनिटर करते रहना जरूरी है क्लाइंट को, किसके लिए, सीजर एक्टिविटी के लिए, ठीक है। जो सीजर एक्टिविटी के लिए जो क्लाइंट को हमें मॉनिटर करते हुए रहना क्या है दोस्तों, जरूरी है। अब इसमें ऐसा दे नहीं रखा कि भाई जो ड्रग दे रखी है वो लगाओ, तो वो नहीं है ऑप्शन में, तो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो सीजर आते हैं, क्लाइंट को मिडाजोलम लगाते हैं ताकि वो रेस्ट में चला जाए, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, तो हमें क्लाइंट को डायरेक्टली क्या करते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, ताकि हमें ट्रीटमेंट में क्या मिले, हेल्प मिले। तो मॉनिटर द सीजर एक्टिविटी। तो लिखो, क्लाइंट को सीजर आते समय नर्स को
सीजर एक्टिविटी को मॉनिटर करना चाहिए। नर्स को सीजर एक्टिविटी को मॉनिटर करना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, जिसको भी हल्की सी भी मैथ आती है वो कर सकता है इसको। क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि अब एक क्लाइंट है, उसको आपको फेनिटोइन देना है उसको, और आपके पास 200 mg आपको दी गई है कि भाई उसको कितना फेनिटोइन देना है, 200 mg देना है उसको फॉर ए क्लाइंट विद एपिलेप्सी द सस्पेंशन। लेकिन आपके पास जो लिक्विड जो है ना, इसकी टेबलेट्स भी आती है, लिक्विड में भी आता है। ये जो लिक्विड जो है दोस्तों वो आपके पास अवेलेबल है 5 ml में 125 mg है, तो आप उसको कितना सोल्यूशन दोगे? भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, ये बच्चों का जैसा क्वेश्चन नहीं। भाई 5 ml आपके पास सोल्यूशन है, एक बोतल है, उसमें लिखा हुआ है, ये मान लो ये फेनिटोइन की बोतल है, ये फेनिटोइन की आपके पास बोतल है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई 125 mg है, कितने ml में? 5 ml में। तो आप उसको कितना ml दोगे कि आपको 200 mg देना है उसको? तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर 5 ml में 125 mg, तो हम 1 ml में निकालेंगे। तो 1 ml में निकालो, 5 दूनी 10, बचे कितने? 2 पचम्बा 25, तो 25 mg पर ml हो गया। मतलब 1 ml के अंदर उसमें कितना है? उस बोतल में 1 ml के अंदर 1 ml में 25 mg है, और हमें कितना देना है? 200 mg। तो निकाल लो 25 mg से 200 mg कितना हो गया? तो 200 mg बटे में 25, तो 25 घंटा 208 ml दे दो उसको, बस सिंपल सी बात है। 8 ml 8 ml देंगे हम उसको, सिंपल सी बात। 1 ml निकाल लो, उससे निकाल लो भाई आपको 200 mg देना है, तो आप 25 दोगे। 25 mg 1 ml में है, तो आप 8 ml दोगे उसको। एन क्लास में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा ऐसे समझ नहीं पाए, वो दे रखा है भाई ऐसे निकालो आप, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज, इस फॉर्मूला से निकाल लो। वो ऐसे कहते हैं, अगर आपको जिस बच्चे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, सर लॉजिक मेरे नहीं आता समझ में, तो डिजायर्ड डोज आपको कितनी देनी है दोस्तों? 200 mg देनी है, और अवेलेबल जो डोज है वो कितनी है आपके पास? 125 mg 5 ml में। देखो 200 mg है, यहां भी वही लिखना है कि भाई डिजायर्ड डोज कितनी ml में है, और अवेलेबल डोज है वो कितने ml में है। अब डिजायर्ड डोज 200 mg कितने ml में नहीं पता, x मान लो, x ml में है। अवेलेबल डोज कितनी है? 125 mg है, कितने ml में है? 5 ml में है, तो 5 लिख लो। अब x का मान निकाल लो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x को अगर आप निकालोगे तो इसको यहां भेज दो, ठीक है, और चलो भी निकालते हैं। तो x बरोबर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू, जैसे मान लो ये भी ऊपर जाएगा और ये इधर आएगा, तो 125x हो जाएगा। तो 125x इज इक्वल टू 200 गुणा में 5, तो x बरोबर, अब ये 125 कहां चला जाएगा? नीचे। 200 गुणा में 5 बटे में 125, ऐसे निकालते हैं ना। मेरे को तो भाई फॉर्मूला से समझ में आता नहीं क्या कह रहे हैं ये, चलो निकाल लेते हैं। तो 25 का दे लो, 25 चौक 100, 25 में 125, 25 घंटा 200 और 5 से 5, तो x बरोबर 8 ml। ऐसे भी निकाल सकते हो, ये दूसरा तरीका होता है। ऐसे तो भेजते हैं, इनको ऊपर भेज दो, इसको साथ भेजोगे तो ये 125x हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये इसके हो जाएगा, तो 200 गुणा 5। अब ये x है, इसको नीचे जाएगा क्योंकि इससे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसमें मतलब नहीं लिखाऊंगा कुछ भी थ्योरी, कहीं सोचो हिंदी में, इसमें भी लिखाऊंगा कि एक क्लाइंट को 200 mg दे रहे हैं, 125 mg में अवेलेबल है, इतनी ml दे देंगे, ये चीज़ को लिखवाने की नहीं होती। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स ड्यूरिंग ए क्लाइंट जनरलाइज्ड मोटार सीजर। एक क्लाइंट के अंदर दोस्तों जनरलाइज्ड सीजर आ रहे हैं, ठीक है। अब जनरलाइज सीजर के दौरान आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? बस सीजर आ रहे हैं, सिंपल सी बात ये है। तो पहली चीज देखें, इंसर्टिंग ए प्लास्टिक एयरवे बिटवीन द टीथ। भाई ड्यूरिंग है, मतलब सीजर आ रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में ही कि हम एयरवे इंसर्ट नहीं करेंगे, एयरवे इंसर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये इंजरी कोज कर सकता है, ऑक्लूजन कोज कर सकता है, आपको भी इंजरी कर सकता है, पेशेंट के टीथ को, पेशेंट को इंजर कर सकता है, तो ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग वेदर एन ओरा वाज एक्सपीरियंस्ड। कई बार सीजर आने से पहले पेशेंट को खुद को हेलुसिनेशंस फील होते हैं, ठीक है, उसको स्मेल फील होने लग जाती है, ऑल्फैक्ट ऐसे लगेगा कुछ, तो वो चीज सिर्फ पेशेंट फील कर सकता है।
अब पेशेंट खुद सीजर में आप उससे पूछोगे कि भाई तेरे को हो रहा आया था क्या, हेलो बता भाई तेरे को हो रहा आया था क्या, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए ये भी हम पता नहीं लगा सकते। नेक्स्ट दे रखा दोस्तों, एडमिनिस्ट्रिंग द प्रेस्क्राइब्ड एंटी कन्वल्सेंट, भाई उसको जो भी मतलब ओरल जो एंटी कन्वल्सेंट दिया गया है ना, वो हम क्या कर देंगे, उसको एडमिनिस्टर कर देंगे। तो ये भी गलत है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि पेशेंट को उस दौरान क्या रखा जाता है, एनपीओ रखा जाता है, तो हम उसको ओरली कुछ भी नहीं देते हैं उस दौरान, ठीक है, ओरली हम पेशेंट को कुछ भी नहीं देते हैं, ये उसका रीजन बताया गया है। अब इसमें यहाँ पर पीआरएन लिखा गया है। नेक्स्ट दोस्तों, क्लियरिंग द इमीडिएट एनवायरनमेंट फॉर क्लाइंट सेफ्टी, बस पहली प्रायोरिटी वैसे भी हम किसको देते हैं दोस्तों, सेफ्टी को देते हैं। और यहाँ पर ये दे रखा है कि हम जो मान लो पेशेंट है वो फर्श के ऊपर है, तो फर्श के ऊपर है तो हम ध्यान रखेंगे कि भाई उसके आसपास कोई सामान नहीं हो कि स्टूल के ऊपर गिर जाए, वो ऐसे हो जाए, ठीक है, तो उसको वो चीज़ हमें सेफ्टी का क्या रखना है, ध्यान रखना है। बेड पे है तो उस पर भी ध्यान रखना है। पेशेंट को कोशिश करते हैं नीचे फ्लैट सरफेस पे ही रखें, ठीक है। तो ये भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियरिंग द इमीडिएट एनवायरनमेंट फॉर क्लाइंट सेफ्टी। तो लिखो, सीजर आते समय फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी को देते हैं, सीजर से आते समय फर्स्ट प्रायोरिटी पेशेंट की सेफ्टी को देते हैं, पेशेंट की सेफ्टी को देते हैं, पेशेंट की सेफ्टी को देते हैं। ये लाइन भी लिख लो। इसलिए उसके आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं, इसलिए उसके आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक क्लाइंट हु हैज ए हिस्ट्री ऑफ सीजर्स, एक क्लाइंट है दोस्तों जिसे सीजर की हिस्ट्री हुई है, इज शेड्यूल्ड फॉर एन आर्टेरियोग्राम। उस क्लाइंट को हम क्या करवा रहे हैं, एक आर्टेरियोग्राफी करवा रहे हैं, हम उसके आर्टरी के अंदर चेक कर रहे हैं कि कोई ओक्लूजन तो नहीं है, ठीक है। सीजर का इसका वैसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम पेशेंट सीजर का है और हमारे पास सर्जरी उसकी करवाने के लिए वो आया है, दूसरी जो एग्जामिनेशन जो करवाने के लिए आया है वो किसके लिए आया है, आर्टेरियोग्राम के लिए वो आया है, ठीक है। उसका हम क्या कर रहे हैं, आर्टेरियोग्राफी कर रहे हैं, उसकी आर्टरी को चेक कर रहे हैं एट 10 AM, 10 बजे वो शेड्यूल है, तो उसको 10 बजे क्या होगा, आर्टेरियोग्राम होगा। हिस्ट्री किसकी है, उसकी सीजर की है। एंड टू हैव, हमें बताया गया कि क्लाइंट को हमें कुछ भी नहीं देना है टेस्ट से पहले, मतलब एनपीओ रखना है क्लाइंट को। द क्लाइंट इज शेड्यूल्ड टू रिसीव एन एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन एट 9 AM, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि क्लाइंट को 9 बजे आपको क्या देना है, एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन देना है उसको। तो व्हाट शुड द नर्स डू, तो नर्स को क्या करना चाहिए, पहली चीज ओमिट द 9 AM डोज ऑफ द ड्रग, मत दो। तो ये चीज गलत हो गई, हम खुद फैसला नहीं ले सकते कि भाई क्लाइंट को डोज नहीं दे, क्यों, अगर क्लाइंट को डोज नहीं दी और टेस्ट के दौरान सीजर आने लग गए तो भी गड़बड़। तो क्लाइंट को हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि भाई क्लाइंट को डोज नहीं देंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों, गिव द सेम डोज ऑफ द ड्रग रेक्टली, कि आप क्लाइंट को रेक्टली दे दो डोज, ओरली मत दो, रेक्टली दे दो। तो हम कभी भी, एक जो नर्स है दोस्तों, कभी भी किसी भी ड्रग का रूट खुद के चेंज नहीं कर सकती। ऐसे तो आप कोई आईएम दे रहे हो, उसको आईवी दे दो, आईवी जो लगता है उसको आईएम दे दो, ठीक है। और आईवी जो लगता है वो कहते हैं कौन कैनुला लगाएगा, कौन वेन ढूंढेगा, ओरली दे दो ड्रग को। तो ऐसे नहीं दे सकते हम, कभी भी हम रूट चेंज नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिंग द ड्रग विद 30 ml ऑफ वाटर एट 9 AM, कि 9 बजे उसको 30 ml वाटर के साथ दे दो और इसकी धजिया उड़ा दो, जो लिखा हुआ है ना आपके पास जो ऑर्डर है कि एनपीओ रखना है क्लाइंट को, उसको जाने दो। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्लाइंट को एनपीओ है तो हम दे ही नहीं सकते हैं, तो ये भी गलत। अब लास्ट जो ऑप्शन है वही आपका राइट आंसर होगा, सब बच्चों को आता है, उसके लिए मैं सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपने एकदम सही आंसर बताया कि हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछेंगे कि अगर ये ड्रग आईवी दी जा सकती है तो क्या हम आईवी दे सकते हैं इस ड्रग को, ठीक है। सेम मतलब टैबलेट नहीं और कोई उसी फॉर्म की जो ड्रग है वो अवेलेबल हो आईवी फॉर्म में, तो वो दे सकते हैं कि हम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। तो लिख लो, देखो अगर किसी क्लाइंट को इसको अलग तरीके से लिखाऊंगा मैं ना, ताकि हर जगह काम आए। अगर किसी क्लाइंट को कोई ड्रग ओरली देनी हो, लेकिन
क्लाइंट एनपीओ हो, लेकिन क्लाइंट एनपीओ हो, मैं सीधे रूप से नहीं लिखा रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे ये, क्योंकि और किसी कंडीशन में भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, जरूरी थोड़ी है सीजर के लिए ही। तो क्लाइंट एनपीओ हो तो नर्स को एससीपी को पूछना चाहिए कि नर्स को पूछना चाहिए कि क्या यह ड्रग आईवी फॉर्म में अवेलेबल है, आईवी फॉर्म में अवेलेबल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास कई सारे क्लाइंट आए जिनका एक्सीडेंट हुआ है, ऑटोमोबाइल कोलिजन, ठीक है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी के एक्सीडेंट होने के कारण कई सारे क्लाइंट आए हैं जिनको क्या हुआ है दोस्तों, ब्रेन इंजरी हुई है। द नर्स कंक्लूड्स, नर्स यह निष्कर्ष निकालती है कि क्लाइंट विद एन इंजरी टू विच पार्ट ऑफ द ब्रेन विल मोस्ट लाइकली नॉट सर्वाइव। इन चारों में से अलग अलग क्लाइंट है। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको पोन्स में इंजरी हुई है, एक को मेडुला ऑब्लोंगेटा में हुई है, एक को मिड ब्रेन में हुई है, एक को थैलेमस में हुई है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा क्लाइंट है जिसकी डेथ होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों मेडुला ऑब्लोंगेटा। ध्यान रखना, मेडुला ऑब्लोंगेटा देखो रेस्पिरेटरी सेंटर भी है, रेस्पिरेटरी सेंटर भी है, कार्डियक सेंटर भी है। इसके अलावा ये एक आपका वैसोमोटार सेंटर भी है जो कि बीपी को और हार्ट रेट को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है। डीग्लूटिनेशन सेंटर भी है, वोमिटिंग सेंटर भी है। तो अगर इसमें इंजरी होती है ना कभी भी मेडुला ऑब्लोंगेटा में, तो पेशेंट की डेथ होने के चांसेस क्या होते हैं, सर्वाधिक होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा दोस्तों इसमें देख रहा है पोन्स, तो पोन्स जो होता है वो एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर के रूप में जरूर काम करता है ये, लेकिन एज कंपेयर टू मेडुला इतनी इंजरी नहीं करवाता है, ठीक है, मतलब इतनी डेथ होने के चांसेस नहीं होते जितना कि मेडुला में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन जो होता है, जो स्किल्ड जो मूवमेंट हो गई उससे रिलेटेड, आई बॉल का जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड, तो उनमें क्या करता है, हेल्प करता है। थैलेमस जो रिले सेंटर के रूप में काम करता है, रिले सेंटर मतलब कि आपकी कोई भी सेंसरी स्टिमुलाई है ना, बॉडी से जाएगी ना, वो डायरेक्टली सेरिब्रम तक नहीं पहुंचती, वो पहले किसके पास जाती है, पहले थैलेमस के पास जाएगी, थैलेमस फिर उसको कहां पहुंचाता है, सेरिब्रम में पहुंच जाता है। तो इसका बस अब सिंपल से याद रख लो, मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा में इंजरी होने पर, मेडुला ऑब्लोंगेटा की इंजरी होने पर पेशेंट के डेथ के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। पेशेंट के डेथ के चांसेस बहुत अधिक होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि आफ्टर सस्टेनिंग ए हेड ट्रॉमा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आफ्टर सस्टेनिंग ए हेड ट्रॉमा, एक क्लाइंट है दोस्तों को हेड ट्रॉमा हुआ है, एक क्लाइंट रिपोर्टिंग हियरिंग रिंगिंग नॉइजेज, कि वो घंटे की सी आवाज सुनाई दे रही है। द नर्स कंसीडर दैट एन इंजरी टू बोथ पार्ट ऑफ द बॉडी इज लाइकली टू कॉज दिस क्लिनिकल कंडीशन। अब सिंपल सी बात है, अगर उसको सुनने में मान लो प्रॉब्लम हुई है ना, तो कहाँ इंजरी हुई होगी, तो क्या तो ऑडिटरी वाले में, तो ऑडिटरी वाला मैंने कहाँ बताया आपको, टेम्पोरल में हुई होगी या फिर नर्व में हुई होगी। फ्रंटल लोब नहीं, फ्रंटल लोब में मैंने आपको अभी बताया, तो आपको पता हो ऑक्सीपिटल लोब विजन से रिलेटेड है, ये मैंने आपको सारे बता दिए। इसके अंदर थिंकिंग है, ठीक है, रीजनिंग है, जजमेंट है, या फिर मोटार एक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो फ्रंटल लोब के अंदर आएगा। अगर विजन से रिलेटेड होता तो ऑक्सीपिटल लोब में आता। अगर लेटरल रेक्टस जो सिक्स जो मसल है, सॉरी लेटरल रेक्टस जो मसल है आई की, जो क्या करवाती है, एब्डुसेंस करवाती है, एब्डक्शन करवाती है, अगर उसमें इंजरी हुई होती तो वो आई के मूवमेंट में प्रॉब्लम होती। अगर 8वीं क्रेनियल नर्व में इंजरी हुई है दोस्तों, तो उसके कारण क्या हो सकता है, आप उसको हियरिंग रिंगिंग नॉइजेज सुनाई दे सकती है। तो इसका राइट आंसर सिंपल सा हो गया 8th क्रेनियल नर्व। तो लिखो 8th क्रेनियल नर्व में इंजरी होने पर क्लाइंट को
क्लाइंट को हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बस अब ज्यादा नहीं बज रहे, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ऐसे मत घबराना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए नर्स शुड एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई ए लॉस ऑफ विच एबिलिटी व्हेन असेसिंग एन अनकॉन्शियस क्लाइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें बहुत बच्चे गलत करते हैं। भाई अनकॉन्शियस जो क्लाइंट है ना, उसके अंदर आप क्या चीज एक्सपेक्ट करोगे? अब लोग क्या मान लेते हैं अनकॉन्शियस क्लाइंट को कि भाई बिल्कुल कोमा में है, उसको सुई चुबा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, तो वो नहीं अनकॉन्शियस। आप खुद बेहोश हो जाओ मान लो, तो आप भी अनकॉन्शियस ही हो, ठीक है। आप अनकॉन्शियस का मतलब यहाँ पर ये मत मान लो कि पेशेंट है बिल्कुल गया कोमा में है, कुछ नहीं कर पा रहा, सुई चुबा रहे हो तो भी कुछ नहीं हो रहा, उस वे में ले जाकर आंसर गलत कर देते हैं हम। सिंपल है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, कोई भी पेशेंट सिंपल अनकॉन्शियस हो सकता है। इसमें दे रखा है बस को हियरिंग वॉइस नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लास्ट ऐसे कहते हैं, लास्ट जो सेंस जो जाता है ना, वो हियरिंग वॉइस का ही जाता है पेशेंट के अंदर। तो पेशेंट जो है अनकॉन्शियस होने पे भी हियरिंग वॉइस कर सकता है, तो ये गलत है। मूविंग स्पॉन्टेनियसली, क्लाइंट के अंदर मूवमेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं दोस्तों, थोड़े बहुत जो मूवमेंट है वो क्लाइंट क्या कर सकता है, अनकॉन्शियस होने पे भी किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू आपके एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों रिएक्टिंग टू पेनफुल स्टिमुलाई, हाँ क्लाइंट पेनफुल स्टिमुलाई से भी क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है अनकॉन्शियस होने के बावजूद भी। तो क्या नहीं कर सकता? अगर क्लाइंट अनकॉन्शियस हो गया ना दोस्तों, तो वो अपना एलिमिनेशन को क्या नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि यूरिन पास करना इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, स्टूल पास करना इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है वो। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो लिखो, ये राशि कोई मैं मेरे खुद की तरफ से नहीं बता रहा हूँ कि आप ये क्या बता रहे हो, आप हियरिंग वॉइस से हो जाता है, ये हो जाता है, या आप देख सकते हो जाके बुक में आराम से। तो लिखो अनकॉन्शियस क्लाइंट, अनकॉन्शियस क्लाइंट, अनकॉन्शियस क्लाइंट एलिमिनेशन कंट्रोल को में एलिमिनेशन कंट्रोल का लॉस हो जाता है, एलिमिनेशन कंट्रोल का लॉस हो जाता है, या एलिमिनेशन कंट्रोल नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि द न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट हु हैड ए क्रेनियोटोमी। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसका क्रेनियोटोमी हुआ है और आपने उसका क्या किया, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट किया, ठीक है। इसमें सिलेक्ट ऑल द अप्लाई वाला क्वेश्चन है, हमको 2-3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे इसमें। इंक्लूड द ग्लासगो कोमा स्केल, आप उसका ग्लासगो कोमा स्केल कर रहे हो। What does the nurse evaluate to assess the client's score on the Glasgow Coma Scale? आप क्या क्या चीजें इवेलुएट करोगे जब आप किसी भी क्लाइंट के अंदर Glasgow Coma Scale क्या करते हो दोस्तों, मेजर करते हो। मैं आपको पहले समझा चुका हूं और ज्यादा नहीं समझा सकता, इससे ज्यादा आपको Glasgow Coma Scale के अंदर पहला दे रखा है कि जो प्यूपिल है वो लाइट से रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं देखते हम प्यूपिल का। मैंने कभी बताया आपको 3 चीजें मैंने आपको बताया था, EVM देखते हैं, आई देखते हैं, वर्बल रेस्पॉन्स देखते हैं, और मोटर एक्टिविटी देखते हैं। कहीं भी देखा था कि भाई लाइट डालकर प्यूपिल का रिएक्शन देखते हैं, तो नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या दे रखा है, डिग्री ऑफ पर्पसफुल मूवमेंट बाय द क्लाइंट, हाँ ये सही है, जो क्लाइंट है दोस्तों वो मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा, खुद की तरफ से कर रहा है नहीं कर रहा, ये हम चेक करते हैं, तो दूसरा सही है। नेक्स्ट दे रखा है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ क्लाइंट वर्बल रेस्पॉन्स, कि हम जो बोल रहे हैं क्लाइंट को उससे क्या रेस्पॉन्स दे रहा है वो, हाँ देखते हैं ये चीज भी। वी फॉर वर्बल ही तो होता है ना, उसमें ये तो देखते हैं ना भाई हमने जो बोला उसके साथ ही ओरिएंटेड है या नहीं है। दूसरा भाई कहीं कंफ्यूज तो नहीं है वो, तो ये सब चीजें देखते हैं। तो ये देखते हैं हम, स्टिमुलस नेसेसरी टू कॉज द क्लाइंट्स आईज टू ओपन, हाँ आईज ओपन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये भी देखते हैं। लास्ट देर का सिमेट्री ऑफ द मसल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लाइंट एक्सट्रीमिटीज, कि क्लाइंट की जो एक्सट्रीमिटीज है उसकी जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ की सिमेट्री है उसको चेक करते हैं। मसल्स की सिमेट्री को कैसे चेक करेंगे, कोई चेक नहीं करते हम। तो 3 चीजें हम चेक करते हैं, तो इसके बाद जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखो मैं सिलेक्ट ऑल द अप्लाई है ना इसलिए करवाने लग गया क्योंकि इस बार नॉर्थ साइड के अंदर है ना क्वेश्चंस आए थे 2-3, तो हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा कि अगर पहला एग्जाम है तो हम 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं, अगली बार ज्यादा दे देंगे, क्योंकि एकदम से आपके ऊपर सारा बोझ डाल देते कि भाई सिलेक्ट ऑल द अप्लाई 50 क्वेश्चन दे देते तो सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते, पास होना ही मुश्किल हो जाता। तो इसलिए आप अगले एग्जाम के लिए आप लोग भी तैयार रहो, कि हो सकता है ज्यादा आ जाए। देखो मैं कह नहीं रहा कि आएंगे, ठीक है, लेकिन हो सकता है आ जाए, तो इसलिए आप उनको भी साथ साथ पढ़ते रहो जब दे ही रखे हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ए क्लाइंट रीगेन्स कॉन्शियसनेस एंड हैज एक्सप्रेसिव एफेजिया।
इसको दो प्रकार का एफएजिया होता है, एक रिसेप्टिव और एक एक्सप्रेसिव। अगर जो वर्निकेज एरिया के अंदर होता है टेम्पोरल लोब के अंदर, तो उसमें रिसेप्टिव एफएजिया होगा, और अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो ब्रोकाज एरिया में होगा। तो इसका फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम है, मतलब ब्रोकाज एरिया में, ब्रोकाज एरिया। What should the nurse include as a part of long range planning for this client? तो दोस्तों जो चीज उसको बोलने में डिफिकल्टी होती है ना, ऐसे क्लाइंट को अगर हम अच्छे से ट्रेन करें, अगर उसको रीइंफोर्स करें ना, तो धीरे 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 बोलने लग जाता है। ऐसे नहीं कि आप हार मान लो कि तू तो बोल ही नहीं सकता है। तो एक्सप्रेसिव वाला जो क्लाइंट है वो आराम से बोल सकता है, बस उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग की क्या है जरूरत है, उसको रीइंफोर्समेंट की जरूरत है कि आप उसको बढ़ावा दो, वो थोड़ा भी बोले तो आप उसको बढ़ावा दो। तो इसके क्या क्या ऑप्शन देखते हैं। पहला, प्रोवाइड द पॉजिटिव फीडबैक व्हेन द क्लाइंट यूजेज ए वर्ड करेक्टली। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जब भी क्लाइंट कोई भी वर्ड करेक्टली बोले ना, तो आप उसको तालियां बजाओ, उसको कहो शाबाश बहुत अच्छा किया आपने, आप और बोलो। तो उससे क्या होगा, उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलेगा और वो और ज्यादा अच्छे वर्ड यूज करेगा। तो ये पहला सही है। सेकंड दे रखा है, वेट फॉर द क्लाइंट टू वर्बली स्टेट नीड्स रिगार्डलेस ऑफ हाउ लॉन्ग इट टेक्स। क्या आप वेट करते रहो, क्लाइंट जो बोल रहा है ठीक है, नहीं बोल रहा, चाहे वो कितने भी लंबे समय तक नहीं बोले, आपको उससे कुछ नहीं, वो थोड़ा भी अगर बोलता है, कुछ भी वर्ड बोलता है, आपको हर वर्ड पे उसको क्या करना है, उसको प्रमोट करना है। आपको वेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ऐसे वेट करता रहे और आप बीच में नहीं बोले, वो क्लाइंट बोल ही नहीं पा रहा है, तो उस क्लाइंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, क्लाइंट की सेल्फ जो इमेज है वो नीचे गिर जाती है, तो फिर वो क्लाइंट और ज्यादा क्या नहीं होता, प्रमोट नहीं कर पाता है अपने आप को। तो इसलिए ये आंसर क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देयर का सजेस्ट दैट द क्लाइंट गेट हेल्प एट होम बिकॉज द डिसेबिलिटी इज परमानेंट। ऐसे कोई नहीं है, कोई डिसेबिलिटी परमानेंट नहीं है। अगर किसी भी क्लाइंट को दोस्तों एक्सप्रेसिव एफेजिया होता है तो वो परमानेंट नहीं है, उसको ठीक किया जा सकता है धीरे धीरे उसको प्रमोट करके। तो इसमें ऐसे दे रखा है परमानेंट, तो ये गलत है। लास्ट ऑप्शन क्या है, हेल्प द फैमिली टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द क्लाइंट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन वर्बल कम्युनिकेशन। वही बात हो गई कि भाई फैमिली को हेल्प करो कि वो इस फैक्ट को अपना ले कि भाई वो वर्बल कम्युनिकेशन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ये भी क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, प्रोवाइड द पॉजिटिव फीडबैक व्हेन द क्लाइंट यूजेज ए वर्ड करेक्टली। तो लिख लो, एक्सप्रेसिव एफहेजिया के क्लाइंट को, एक्सप्रेसिव एफहेजिया के क्लाइंट को बोलने के लिए पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए। पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए। यह क्लाइंट में रीइंफोर्समेंट लाता है, ठीक है, बस आज के हमारे क्वेश्चन इतने ही हैं, बहुत हैं। ये क्वेश्चन कर लिया आपने। इस वाले क्वेश्चन में तो आपको लिखवाने की जरूरत है नहीं है ना, 3 चीजें इंक्लूड होती हैं, वो आपको सबको पता ही है। सिलेक्ट ऑल द अप्लाई वाले में अभी वाला जो क्वेश्चन वो मैंने आपको बता ही दिया। इस वाले क्वेश्चन के अंदर भाई अनकॉन्शियस क्लाइंट है, वो एलिमिनेशन कंट्रोल करने में उसको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को सुनाई नहीं देता है, हियरिंग रिंगिंग प्रॉब्लम है, तो उसके 8वीं क्रेनियल न्यूरॉन में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी भी पेशेंट के मेडुला ऑब्लोंगेटा में इंजरी होती है, तो उसके सर्वाइव होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई भी पेशेंट है उसको सीजर आते हैं और अगर उसकी ड्रग लिखी हुई है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, एससीपी से पूछना है कि क्या इस ड्रग को हम आईवी फॉर्म में दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, हमेशा इमीडिएट एनवायरनमेंट को, क्लाइंट की सेफ्टी को देंगे, ताकि जो इमीडिएट जो एनवायरनमेंट उसको क्लीन कर सके। ये वाला मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे करते हैं, क्वेश्चन वैसा ही है। सीजर आते उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, सीजर एक्टिविटी को मॉनिटर करना पड़ेगा। सेम ही क्वेश्चन ये भी था कि हिस्ट्री लेंगे, अगर किसी को सीजर आया तो कैसी सीजर आए थे, कैसे टाइप थे, क्या इंसिडेंस था। इसके बाद फेनिटोइन जो ड्रग है दोस्तों, वो लाइफ टाइम दी जा सकती है, तो ये भी ध्यान रखना है। किसी भी क्लाइंट की पैरोटिड ग्लैंड को अगर रिमूव करते हैं तो उसको फेशियल नर्व डिस्फंक्शन देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट का ऑक्सीपिटल लोब के अंदर किसी भी प्रकार का अगर ट्यूमर है तो ये विजुअल हेलुसिनेशन कोज कर सकता है। ग्लासगो कोमा जो स्केल है दोस्तों, उसके अंदर अगर किसी भी क्लाइंट के आई रिमेन्स हैं, क्लोज्ड हैं और वर्बल बोल नहीं पा रहा है, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो भी आप उसको 3 स्कोर तो दोगे। इसके बाद नेक्स्ट है, ओटोरिस्क्लोसिस का अगर क्लाइंट है दोस्तों, तो उसे हम हियरिंग एड्स के द्वारा कुछ हद तक हियरिंग एड्स क्या कर सकती है, उसको ठीक कर सकती है। सम हियरिंग, ये तो सेम ही हो गया।
मैनियर्स जो डिजीज है दोस्तों, उसके अंदर अगर हम लेबिरिंथेक्टोमी कर दें तो परमानेंट क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल डीपनेस आ जाएगा क्लाइंट के अंदर। रीने टेस्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि रीने टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, मैस्ट्रेट प्रोसेस पे रखते हैं, वाइब्रेशन से सुनते हैं पहले, फिर उसको वैसे सुनाते हैं, तो उसमें एयर कंडक्शन में उसको प्रॉब्लम आती है। फिर हमने रेटिनल डिटैचमेंट देखा था। रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर एक स्कार क्रिएट करते हैं हीलिंग रेटिनल होल्स को भरते हुए। और कैटरेक्ट के बाद क्लाइंट को एडवाइस की जाती है कि वो ज़्यादा ब्रेसिंग ऑफ टीथ ना करे और हेयर को विग्रसली कॉम्ब ना करे। और इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या था दोस्तों, कि कैटरेक्ट क्या है, ओपेसिटी ऑफ द लेंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं और उस गैप को पूरा करने की कोशिश करूंगा जो मेरी बीमारी के कारण आप लोगों ने झेला है। सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।